पहले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, ऐसा राइट क्या था, ऐसा कौन सा राइट है, उसको हमें सबसे पहले WIPO कन्वेंशन जो 1967 का है, उस कन्वेंशन से हमें वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन है, with due respect, thank you very much for this organization who start to give the rights on the intellectual property. सबसे पहले ये सोचा गया कि if every property is our right, why not the intellectual property? हमारा घर होता है, हमारा मकान होता है, हमारा पति होता है, बच्चे होते हैं, सास ससुर, जितने भी हमारे रिलेटिव्स हैं या फिर हमारे पास जितनी मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं, उन सब चीज़ों पर हमारा अधिकार है। तो हमारी बुद्धि जिसकी वजह से हम इंसान हैं, उस पर हमारा अधिकार क्यों नहीं? हमारा अधिकार केवल हमारा, भाई अदर्स आर, क्यों कोई और उस अधिकार का इस्तेमाल करे? जब हमारी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल, सारी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम करते हैं, उसको बेचने का, उसको खरीदने का सबका अधिकार हमारे पास है, तो फिर हमारी बुद्धि का अधिकार हमारे पास क्यों नहीं? तो दिस IPO कन्वेंशन जो WIPO कन्वेंशन जो 1967 का है, सबसे पहले उसने हमको ये बताया कि आपको ये राइट लेना चाहिए। उसने महसूस की ये ज़रूरत कि आपको इस राइट को लेने की ज़रूरत है। So this is actually the based company, यूनाइटेड नेशंस के अंडर में स्पेशलाइज्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस पे काम करता है, और वो हमको हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का राइट देता है। कैसे देता है, क्या हमारे राइट्स हैं, कितनी तरह के होते हैं, अगर कोई वायलेशन होता है तो कैसे होता है, कैसे हम इस राइट को ले सकते हैं, हम उन सब बारे में बात करेंगे। आउट ऑफ दिस द 196 मेंबर्स इंक्लूड, सर थोड़ा सा शाइन कर रहा है बोर्ड मुझे, मैं यहाँ आ जाऊँ शायद से। इज इट ओके सर? अच्छा रिकॉर्ड नहीं होगा, नहीं इससे नहीं होगा, चलिए हो जाएगा। 193 मेंबर्स इंक्लूडिंग इंडिया, एंड दिस इज टू सेफगार्ड, मीन्स हमको जो सुरक्षा देता है हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से स्टेटरी और जुडिशियल। देखो वैसे सुरक्षा हमको सब मिलती है, हमें सुरक्षा है, ठीक है, सब कहते हैं मैम को बहुत नॉलेज है, सर को बहुत नॉलेज है, अच्छा हमारे गांव के प्रधान जी बहुत ही अच्छे आदमी हैं, बट रिकॉग्निशन नथिंग, ओनली टू से हम कहते हैं अच्छा वो तो बहुत अच्छा पढ़ाता है, उसे बहुत नॉलेज है, उसे बहुत ज़्यादा आता है, बट व्हाट इज़ द राइट? हम उसका कोई राइट ही नहीं ले सकते, हम उसका राइट नहीं ले सकते। लेकिन राइट का मतलब होता है क्या मैं अपनी प्रॉपर्टी को बेच सकती हूँ या उसे खरीद सकती हूँ या कोई और मेरी मर्जी से ले सकता है? इसके लिए हमें सबसे पहले एक कानून चाहिए, क्योंकि अपनी मर्जी से ले सकते हैं अगर मैं अपने पति की प्रॉपर्टी, अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी, अपने इन-लॉज की प्रॉपर्टी को अगर बेच सकती हूँ तो वो राइट कैसे मिला मुझे? जुडिशियल राइट लेना ज़रूरी है। वैसे तो अधिकार मुझे है, ठीक है, ये मकान मेरा है, ये घर मेरा है, ये ज़मीन मेरी है, मेरा अधिकार है, बट क्या मैं उसको बेच सकती हूँ? नहीं। जब अनटिल अनलेस आई एम नॉट अंडर द जुरिस्डिक्शन, जब तक मुझे कोई जुडिशियल अधिकार नहीं है मैं उसे बेच नहीं सकती। तो यही हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का बेसिक कंसेप्ट है कि इफ़ वी वॉन्ट टू अर्न मनी फ्रॉम दैट, we need recognition from that, and I can sell that, and without my permission no one can use that, no one can sell that. ये सारा अधिकार हमको मिलता है किससे? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में, अंडर द जुरिस्डिक्शन, उसे हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कहते हैं। हेडक्वार्टर जिनेवा में, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट मैम। ओके, सो व्हाट इज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट? इंटेलेक्ट हम किसे कहते हैं? इंटेलेक्ट सारे लोगों के पास दिमाग है, एवरीबडी इज हैविंग देयर ओन नॉलेज, बट द इंटेलेक्ट मीन्स हाउ अवर माइंड, हाउ वी कैन यूज द पावर ऑफ अवर माइंड, दैट इज इन। हम कहते हैं वो आदमी बहुत इंटेलेक्चुअल है, व्हाट डज इट मीन? क्या हम इंटेलेक्चुअल नहीं है? एवरीबडी इज हैविंग ब्रेन, सबके पास दिमाग है, बट इंटेलेक्ट मीन वो अपने दिमाग का इस्तेमाल कैसे करता है, अपने दिमाग को प्रेजेंट कैसे करता है, दैट इज इंटेलेक्ट। अदरवाइज तो सब इंटेलेक्ट हैं, सबके पास ब्रेन है, सब इस्तेमाल करते हैं अपने दिमाग का, बट हम अपने दिमाग का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? इट मीन्स यूज माइंड्स क्रिएटिविटी, अपने माइंड की क्रिएटिविटी का जो यूटिलाइज करता है उसको हम इंटेलेक्चुअल कहते हैं। वी ऑल आर हियर, बट समवन आर रिकॉग्नाइज्ड एज द इंटेलेक्चुअल वन। दिमाग सबके पास है, इंटेलेक्चुअल वो है जो अपने दिमाग की क्रिएटिविटी को इस्तेमाल करता है, अदरवाइज खाना पीना पढ़ना लिखना ये सब काम करते हैं। दैट इज कॉल्ड द इंटेलेक्ट। The literally meaning of intellect is the use of mind, human mind. Now the property is just belong to us, the right we are having. Next one please. Now the intellectual property. Again the intellectual property, वो property जिस दिमाग
कि वो प्रॉपर्टी जिसका हम क्रिएटिविटी को यूज़ कर सकते हैं और यूज़ करना जानते हैं और यूज़ करना चाहिए, उसे हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. नाउ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, द राइट ऑन दिस, everybody's right on its intellectuality, that is individual property right. Okay, the next one, now the IPR protection. इसका मतलब है intellectual property right हमको protect करता है हमारे through different means, अलग अलग means से. अब वो क्या क्या आपके property right हो सकते हैं. This is very interesting if you say. और अपनी अपनी चीज़ का, जिसके मतलब की जो चीज़ होगी, वैसे हम सब लोग एकेडमिक फ्रेटर्निटी से हैं तो मुझे लगता है कि हमको पेटेंट और कॉपीराइट पे ज़्यादा फोकस करेंगे, बाकी ट्रेडमार्क वगैरह लेकिन मालूम होना चाहिए. फिर भी अगेन द स्टूडेंट्स आर देयर, दे मे बी द एंटरप्रेन्योर ऑफ द फ्यूचर, सो वी मस्ट फोकस ऑन द ट्रेडमार्क सर्विस मार्क्स अगेन, बट मेन फोकस इन ऑन कॉपीराइट एंड पेटेंट्स. नाउ IPR हमको कौन कौन से मीन्स से मिल सकता है. नेक्स्ट मैम. ओके, intellectual property right, this is the safeguard creators of intellectual goods services by granting right to control its use for certain period of time. अब जो intellectual property right है, something we have to note it. हमें लगता है कि एक बार हमने किसी प्रॉपर्टी को बना लिया तो ये हमें हमेशा के लिए हमारे पास हो गई. नहीं, दिस इज फॉर द टाइम बीइंग. आपके पास जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है वो टाइम बीइंग होता है, कुछ समय के लिए होता है, फॉर अ सर्टेन टाइम ऑफ टाइम. दिस इज बिकॉज टू रिकॉग्निशन ऑफ द क्रिएटर. ठीक है, कई बार हम कहते हैं मैं तो इतना कोशिश से पढ़ाती हूँ, डिपार्टमेंट का ये काम करती हूँ, कॉलेज में ये सब करती हूँ, एवरीबडी हम सब कहते हैं घर में मैंने इतने अच्छे से सब कुछ मैनेज किया है, लेकिन कोई मेरी सुनता ही नहीं, कोई मेरी मानता ही नहीं. दैट इज द रिकॉग्निशन. वो रिकॉग्निशन है जो क्रिएटर को मिलना चाहिए और वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट उसको देता है. क्योंकि अगर कोई कहता है कि ये कॉलेज में जो ये काम हुआ है, ये पेड़ लगाए हैं, वो उस मैम के समय लगे थे, या अगर ह्यूमैनिटी डिपार्टमेंट, सोशल साइंसेस डिपार्टमेंट अगर ये लेक्चर सीरीज करवा रहा है तो उसका रिकॉग्निशन मिलता है कि हाँ, देयर इज द एसोसिएशन ऑफ द टीचर्स एंड वो जो उसको कंडक्ट कर रही है. इट मीन्स दैट इज रिकॉग्निशन. जरूरी नहीं है कि उसके लिए आपको कोई पैसा मिले या कुछ आप उससे पैसा बना सकें या कुछ भी, लेकिन द रिकॉग्निशन इज देयर. सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट गिव्स अस द रिकॉग्निशन. यस, दिस इज द क्रिएटिविटी ऑफ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, पर्टिकुलर इंडिविजुअल एंड पर्टिकुलर एंटरप्रेन्योर्स. The next one is economic benefit. Obviously, everything we are doing for economic. सब कहते हैं पैसा कुछ नहीं, बट पैसा बहुत कुछ है. The economic benefit. We can get economic benefit from our individual. Now, investment protection. दूसरी चीज़ इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन पे हम आगे बात करेंगे कि ऐसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हमारे इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करता है. वो आगे कोई हमारा इन्फ्रिंचमेंट, मतलब अगर कोई हमारे अधिकारों को वायलेट करता है, मैंने पेड़ लगाए, किसी और ने उसका क्रेडिट ले लिया, मैंने काम किया, किसी और ने उसका क्रेडिट ले लिया, मेरे अधिकारों को किसी ने इन्फ्रिंच कर लिया, कि तो उस पर हम कैसे, अगर हमने उसमें पैसा लगाया है तो हमको वो इन्वेस्टमेंट में बेनिफिट कैसे देता है, इन चीज़ों पे भी हमको IPR मदद करता है. नाउ इंटेंजिबल एंड नॉन डिस्ट्रक्टिबल कंज्यूमशन. देखो, दो तरह की चीज़ें होती है. एक चीज़ जो हम देख सकते हैं, दूसरी चीज़ हम नहीं देख सकते. टेंजिबल सीख सकते हैं, ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कि एक चीज़ हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन दोनों चीज़ों पे हमको वैसे IPR मिलता है. इस पर भी हम आगे डिस्कस करेंगे. दिस इज द नॉन एग्जिस्टेबल. हमारे दिमाग को कोई नहीं ले सकता. द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस प्रॉपर्टी इज नोबडी कैन स्टील दिस. नोबडी कैन स्टील दिस, सो व्हाई नॉट द राइट ऑन अस. हमको इसका राइट मिलना चाहिए, कोई इसको चोर नहीं सकता. सबसे बड़ी बात, प्रॉपर्टी में हमेशा डर लगा रहता है कोई अपने नाम ना कर ले, कोई अपना, बट दिस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग अबाउट इट इज नो वन कैन स्टील दिस. नेक्स्ट वन मैम. ओके, इट मे बी द मैटर ऑफ प्राइड. अभी तक हम कहते हैं ना कोई होशियार है. एक बड़ी अच्छी सेइंग पहले थी कि सरस्वती और लक्ष्मी का कभी मेल नहीं होता. पहले सर कहा जाता था, इफ द इंटेलिजेंट पर्सन इज देयर, ही इज नॉट द, वो बहुत अमीर नहीं होता या बहुत नहीं, बट नाउ द टाइम इज चेंज्ड. यू कैन गेट मनी विद, यू कैन गेट लक्ष्मी विद द सरस्वती. दिस IPR डू दिस, क्योंकि आपके पास पहले ये नहीं था, लेकिन अब आपके पास IPR है. आप सरस्वती के साथ साथ लक्ष्मी को भी कमा सकते हो. सो दिस इज अगेन, ये आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है, दिस इज द मैटर ऑफ प्राइड, दिस इज द मैटर ऑफ ट्रेड. आप इसको व्यापार कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो. नाउ द इनकरेज इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्योंकि अगर मेरी क्रिएटिविटी है, ये थोड़ा सा बड़ा सब्जेक्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को इनकरेज करता है. नेक्स्ट वन इज क्रिएटर वांट टू मार्केट और सेल और मैन्युफैक्चरर्स. ये मैंने आपको बताया, समवन एल्स कैन सेल और यूज. अगर लिसन, अगर कोई इसको लेना चाहे, अगर कोई इसका इस्तेमाल करना चाहे, इसे पढ़ना चाहे, इसको बेचना चाहे, तो वो मेरी परमिशन के बिना या
फिर जो भी पेटेंटी है उसकी परमिशन के बिना नहीं कर सकता. हाँ, इफ द परमिशन इज ग्रांटेड बाय द पेटेंटी, द सेल कैन बी डन ऑन बिहाफ ऑफ द दिस पेटेंटी. नेक्स्ट वन इज द प्रोग्रेस टू ह्यूमन काइंड. ऑब्वियसली अगर मेरे पास मुझे मेरी बुद्धि का अधिकार मिलता है तो आई विल बी मोर क्रिएटिव. ठीक है, अगर मुझे रिकॉग्निशन मिलता है, आप घर में देखो ना, कभी बच्चे को कहा जाता है बड़ा होशियार है, बड़ा अच्छा पढ़ता है, या बहुत अच्छा काम करते हैं, या फिर अगर आपको टीचर्स में या कहीं भी आपको रिकॉग्निशन मिलता है, यू फ्लोरिश अ लॉट. तो रिकॉग्निशन बहुत ज़रूरी होता है. हम हमेशा हमेशा मोटिवेशनल, आजकल तो लोग देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जब है मोटिवेशन का समय है, मोटिवेशनल लेक्चर्स सर करोड़ों में अपना इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमा रहे हैं और घर बैठे केवल मोटिवेशन करके. सो दिस इज अगेन द मोटिवेशन. और जब ये मोटिवेशन होता है तो फिर हम प्रोग्रेस करते हैं इंडिविजुअली टू और द ग्लोबली टू, और आप कह सकते हो कि नेशन वाइड. रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंडिविजुअल प्रॉपर्टी लाइक वायलेशन. वायलेशन मतलब अगर कोई चाहे मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को वायलेट करना तो ये IPR उसका सेफ गार्ड होता है. कोई मेरे दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर सकता. IPR कैन गिफ्टेड, असाइन, सोल्ड और लाइसेंस्ड. हम आगे इस पर बात करेंगे. नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन. सो द व्हाट इज द कंज्यूमर्स इंटरेस्ट. अगर हम कहेंगे ठीक है मेरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, तो हाउ द कंज्यूमर इज बेनिफिटेड विद दिस. मेरे बेनिफिट, इफ आई वांट टू मेक द मनी, इट मीन्स I have to exploit the mind of the consumer. मुझे कंज्यूमर का मालूम होना चाहिए कि मुझे कंज्यूमर चाहता क्या है, और अगर कंज्यूमर जब ये चाहेगा तभी वो मेरे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में पैसा तभी लगा पाऊंगी जब उसकी डिमांड होगी. सो कंज्यूमर को बेनिफिट मिलता है, उसको नए नए क्रिएशंस मिलते हैं. वो क्रिएशन जिसको रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा था, वो क्रिएशन जिसकी आज तक कोई सोच ही नहीं सकता था कि हम बिजनेस करें. अगर नए बिजनेस आइडियाज़ की हम बात करते हैं, इतने नए बिजनेस आइडियाज़ आजकल आ रहे हैं, तो वो क्यों? बिकॉज इन नए नए प्रोजेक्ट्स अगर आप कहो कि हमारे जो गवर्नमेंट भी चला रही है, अगर क्रिएटिविटी पे, इनोवेशंस पे ये सब चला रही है, तो इस तरह के IPR हमको देता है कि आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपका जो आइडिया है, उसको हम सेव करेंगे एंड गो फॉर द बिजनेस, मेक द मनी फॉर योरसेल्फ एंड डू द बी द पार्ट इन द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री. सो हमको नए नए आइडियाज़ मिलते हैं. इनोवेशन तो सब जानते हैं, नई नई चीज़ें होंगी. जब नया आइडिया है तो नया इनोवेशन होगा. डिसेमिनेशन ऑफ न्यू आइडियाज़, न्यू आइडिया तो होंगे, डिसेमिनेट होंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड क्विकली एंड वाइडली. इसके बहुत इंतजार नहीं करना पड़ेगा अब के समय में, क्योंकि IPR हमको प्रोटेक्शन देता है कि नहीं वो चुरा लेगा, ये चुरा लेगा. आधी चीज़ें तो हम ये छुपाते ही रहते हैं कि नहीं बताऊंगी. कोई मैंने सिलाई कढ़ाई का डिज़ाइन बताया तो उसे नहीं बताएंगे, कोई रेसिपी है तो उसे नहीं बताएंगे. अगर ये चीज़ें करेंगे तो ये सब वाइडली और क्विकली ये सब चीज़ें होती हैं. IPR की वजह से नया क्रिएशन बहुत जल्दी वर्ल्ड वाइड होता है. नेक्स्ट वन मैम. Okay, this one is very important one actually. This is the patent. What I want to write is, हम पेटेंट किस चीज़ का करवा सकते हैं या किन किन चीज़ों पे हम पेटेंट होता है. ट्रेडमार्क है, कुछ हमारे पास होते हैं. चलिए आगे आ जाएंगे. इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस हैं, जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स हैं, ट्रेडमार्क है. चलिए मैम नेक्स्ट करते हैं, आ जाएगा शायद. नेक्स्ट प्लीज. ओके, दीज आर सम टर्म्स. ये टर्म्स है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेट करते हैं. इससे पहले कि हम आगे बढ़ेंगे, अगर इन टर्म्स को थोड़ा समझ जाएंगे तो हमारी आगे की स्लाइड थोड़ा सा क्विक हो जाएंगी एंड नीड नॉट टू स्टे फॉर अ लॉन्ग हेयर. और इफ़ यू विल जस्ट गेट बोर्ड तो आप मुझे बता देंगे एंड आई विल अंडरस्टैंड. जस्ट कैन यू डैन योर पैंट्स, होल्ड योर हैंड्स, आई विल अंडरस्टैंड दैट आई हैव टू मूव. ओके, नाउ द प्लेजियरिज्म. मैम कह रही थी प्लेजियरिज्म. अगर हम कोई काम करते हैं, अगर हम कॉपीराइट, दिस इज एक्चुअली ये जो प्लेजियरिज्म टर्म है, इट कम्स फ्रॉम द कॉपीराइट, या जो हमारा क्रिएटर है, जो हमारा डॉक्यूमेंटेशन होता है. अगर उस डॉक्यूमेंट को हम, मैम कह रही थी अभी कि हाँ ऐसा नहीं है कि हम किसी के काम को साइट नहीं कर सकते. अगर किसी ने कोई काम किया और बिना साइट के, तो सबको मालूम है रिव्यू रिव्यूज़ के तो हमारे कोई पेपर ही एक्सेप्ट नहीं होते. हमको अपने काम के, जब आप कोई पब्लिकेशन लिखते हो तो आपको रिव्यूज़ लिखना होता है कि मैंने ये काम किया है एंड इससे पहले इस काम पे ये रिव्यूज़ हैं. अगर वो नहीं होंगे तो नहीं कर सकते. तो इसका मतलब है इफ़ आई वॉन्ट टू रिव्यू दोज, वो मैं रिव्यू कर सकती हूँ. मुझे कितना चाहिए उसे हम कहते हैं द फेयर यूज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. दिस प्लेजियरिज्म कम्स अंडर द फेयर यूज. फेयर यूज का मतलब है कि मैं उससे कोई पैसा नहीं बना रही, उससे कोई रिकॉग्निशन नहीं मांग रही हूँ. रिकॉग्निशन उसको ही जा रहा है. जस्ट आई वॉन्ट टू साइट दैट, जस्ट आई वॉन्ट टू कोट दैट. ये प्लेजियरिज्म वहाँ से आया है कि अगर मुझे किसी का काम लेना है
तो मुझे कितना % मैं किसी के काम को चोरी नहीं कहते, कितना उसके काम को हम कितना कोड कर सकते हैं या कितना साइट कर सकते हैं, कितना % कर सकते हैं, ये हम आपको बताएंगे अभी कि डेटाबेस हो तो आप कितना ले सकते हो, फोटोग्राफी आप कितना ले सकते हो, कंटेंट आप कितना ले सकते हो, कितना नहीं लेना चाहिए, और अगर कोड करना है तो उसको आप किस तरह से कर सकते हो. If many of the students, if they will go for the to pursue the PhD, then this plagiarism is very important for those and for us also. If हमारे जो colleague हैं अगर वो भी PhD कर रहे हैं तो this plagiarism is very important for them. कितना लेना चाहिए, तो ये काम है कि अगर हमको किसी को साइट करना है तो किस तरह से हम साइट कर सकते हैं, उस चीज़ पे बात करेंगे. नाउ द कर्सी. कर्सी इज अगेन वन टर्म. आपने देखा ना कोई फोटोग्राफ होती है उसमें लिखा होता है सौजन्य से. किसी का भी आप फोटोग्राफ लिखते हो, फेसबुक में आप अपलोड करते हो, किसी चीज़ के बारे में लिखते हो, उसके नीचे लिखा था कर्सी. इंग्लिश में लिखा होता है कर्सी. देखा है ना बच्चों सब ने? तो कर्सी लिखा होता है सौजन्य से. इसका मतलब है वो आपका रियल नहीं है, आपने किसी के सौजन्य से लिया है. दैट इज अगेन वन काइंड ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट रिकॉग्निशन, कि आपने किसी क्रिएटर को रिकॉग्नाइज किया है, आपने उसको वैल्यू किया है कि ये तुम्हारा है, मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ. तो ये टर्म कहते हैं. रॉयल्टी. रॉयल्टी भी अभी हम बताएंगे. रॉयल्टी, अगर आपने कोई काम किया है और कोई, अगर आपने बुक भी लिखी है, सपोज बुक हमने लिखी, किसी पब्लिशर ने वो पब्लिश की और वो पब्लिश करना चाहता है, तो उसके बदले में वो हमें रॉयल्टी देगा. ये टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं. मतलब जैसे हम कई बार कहते हैं ना कि अच्छा मुझे ये बताएगी तो मुझे क्या मिलेगा, तो दिस इज द रॉयल्टी. कोई भी काम होगा, ठीक है अगर मैं तेरा ये काम कर दूंगा तो तू मेरे बदले में क्या करेगा, दिस इज द रॉयल्टी. ठीक है, पब्लिशर मेरी बुक पब्लिश करेगा, अगर वो 100 कॉपीज़ बेचता है, वो 200 कॉपीज़ बेचता है, ये अलग अलग तरह के रॉयल्टीज़ होती हैं जो टर्म्स ऑफ कंडीशन में डिफाइन होती हैं. कि अगर मुझे 10 कॉपी बिकती हैं तो हर कॉपी पे मुझे नहीं, अगर मुझे कितनी भी कॉपी आप बेचो, जस्ट गिव 1 करोड़, 20 lakhs, 2 lakhs, 1 lakh, जितना इतना रुपये मुझे दे दिया, देन इट डजेंट मैटर हाउ मेनी कॉपीज यू आर गोइंग टू सेल. द सेकेंड थिंग इज कि इन ईच एंड एवरी परचेज द परसेंटेज इज फिक्स फॉर मी. ठीक है, नुकसान होगा तो होगा, फायदा होगा तो होगा. 10 कॉपियाँ लेंगे, % मुझे मिलेगा, 100 लेंगे, % मेरा होगा, नहीं बिकेंगी, % मेरा. सो मैनी काइंड ऑफ रॉयल्टीज, दिस कम्स अंडर अगेन द IPR. नाउ द नेक्स्ट वन इज द ब्रांड्स. ब्रांड आर वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम ब्रांडिंग, कॉलेज की ब्रांडिंग, हम कहते हैं बड़ा ब्रांडेड कॉलेज है, बड़ा ब्रांडेड काम है, इस पर भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है कि कोई हमारे ब्रांड को इन्फ्रिंज ना कर ले, कोई हमारे ब्रांड का इस्तेमाल ना कर ले. तो ये टर्म्स हैं. नाउ द फेयर यूज़ हमने आपको बताया, फेयर यूज़ इतना किया जा सकता है. अगर फेयर यूज़ का मतलब है अगर हम उसको अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए, रिकॉग्निशन के लिए या पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं, उसे हम फेयर यूज़ कहते हैं. नाउ दीज आर द TM, SM एंड R. स्ट्राइक ऑन द स्टार. दिस SM फॉर द सर्विस मार्क and this SM for service mark, TM for the trademark, and this R is for the registration of this trademark and this service mark. आपने देखा R लिखा होता है और फिर गोला लिखा होता है. कई बार अगर आप देखोगे चीज़ों में कहीं के लिखा होता है R के बाद एक गोला, फिर TM एक स्टार में लिखा होता है, फिर वहाँ पर उसका ट्रेडमार्क होता है, और उसके बाद एक छोटे से गोले में सुपरस्क्रिप्ट करके ऐसा लिखा होता है. ये सुपरस्क्रिप्ट को अगर जब हम लिखते हैं हमारे कीबोर्ड में सुपरस्क्रिप्ट करके भी हम TM लिख देते हैं, या फिर कई बार अगर हमारे पास बोर्ड होता है, वो खैर हमारे अभी मतलब का नहीं है, अगर हमारे पास नंबर पैड होता है तो नंबर पैड में हम अल्ट दबाते हैं, अल्ट के बाद हम अगर 1706 दबाते हैं या 1760 दिखाते हैं तो हमारे पास ये मार्क ऑटोमेटिकली आ जाता है करने के लिए. वो ब्रांडिंग का और वो हमारे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से होता है. नाउ द टेरिटोरियल राइट. टेरिटोरियल राइट भी जहाँ पर भी IPR होगा वहाँ आपके पास एक टर्म आप टेरिटोरियल राइट पढ़ोगे, क्योंकि ये जो IPR होता है, सम ऑफ द थिंग्स, कुछ चीज़ें हैं जो कुछ कमियां भी हम इसे कह सकते हैं IPR की, कुछ फ़ायदे भी कह सकते हैं. अगर हम टेरिटोरियल राइट की कहते हैं, मतलब ये राइट इज ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू द टेरिटरी. अगर मैंने US में पेटेंट कराया, दैट राइट इज ओनली एंड ओनली फॉर द US वन. वो इंडिया में पेटेंट नहीं होगा. अगर इंडिया में पेटेंट है तो वो दूसरी जगह पेटेंट नहीं होगा. दिस इज कॉल्ड द टेरिटोरियल इम्पैक्ट ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अगर है इंडिया में है तो इंडिया के लिए, और अगर US के लिए है तो US के लिए. कोई वर्ल्ड वाइड नहीं होता कि हमने ये पेटेंट कर दिया तो ये वर्ल्ड वाइड हो गया. हमने कहा हल्दी का पेटेंट हो गया और तुलसी का पेटेंट हो गया. हम ये पेटेंट वॉर पे भी बात करेंगे, जो केस स्टडीज़ होंगे उन पर भी बात करेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली द टर्मेरिक वन, द तुलसी, द नीम, जो भी पेटेंट हो रहे हैं उन पर क्या कन्फ्लिक्ट्स हैं, क्या वॉर्स जो हम इनको कहते हैं वो क्या है, IPR वॉर्स, उन पर हम करेंगे. तो ये टेरिटोरियल राइट हैं जो कि हमारे पास केवल एक फिक्स टेरिटरी के लिए होते हैं. इनोवेशन शब्द जो हमने बोला, नया, शुरुआत, जो कि बिल्कुल नॉन ऑब्वियस होना चाहिए, नोवल होना चाहिए, तभी हम पेटेंट फाइल कर सकते हैं या फिर IPR ले सकते हैं. इन्फ्रिंचमेंट एक बहुत बढ़िया टर्म इसमें आता है. बढ़िया क्या टर्म है? दिस इन्फ्रिंचमेंट इज द टर्म, बिकॉज ऑफ दैट वी नीड द प्रोटेक्शन.
इसका मतलब है इन्फ्रिंजमेंट मतलब हमारे उसको कोई हासिल करने की कोशिश करे। वायलेशन, इन्फ्रिंजमेंट यू कैन से देयर वायलेशन ऑफ दैट, हमारे एक्ट का, हमारे प्रोटेक्शन को, हमारे राइट को कोई वायलेट करना चाहे तो उसके बाद क्या किया जा सकता है। सो व्हाट टू डू आफ्टर द इन्फ्रिंज, हमारे उसको ओवरलैप करके, मैंने कहा ना अगर रिकॉग्निशन ले लिया, पैसा बना लिया किसी और ने तो वाई, और अगर बना लिया कोई इसका गलत इस्तेमाल कर रहा है हमारे ट्रेडमार्क का, हमारे सर्विस का, हमारे सब चीज़ों का, हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, उसे हम इन्फ्रिंजमेंट कहते हैं। और वो कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है, क्यों किया जाता है, और अगर हो गया तो पेटेंटी को क्या करना चाहिए, हम वो भी बात करेंगे ना। तो बायोपायरेसी, बायोपायरेसी का एग्जाम्पल अभी हम देंगे। बायोपायरेसी का मतलब था बायो इज फॉर द लिविंग थिंग्स, पायरेसी पायरेटेड सबको मालूम है। पायरेसी का मतलब होता है मेकिंग द थिंग्स इल्लीगली, किसी भी चीज़ को कॉपी करना इल्लीगली। हम कहते हैं किसी का अच्छा व्यवहार है उसे कॉपी कर लो, लेकिन वो लीगल है। किसी की अच्छी चीज़ें उसे फॉलो करो, वो लीगल है। लेकिन अगर हम अपने फायदे के लिए अनफेयरली किसी चीज़ को कॉपी करते हैं वो पायरेसी कहलाता है। और इस पर अभी देखा करते कितने हैं, कुछ केसेस हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे, कितना टाइम होगा और कितना आप बैठेंगे उस पर बात करेंगे। तो पायरेसी इज द अनफेयर यूज, अनफेयर कॉपी ऑफ अदर्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, उसको हम कहते हैं पायरेसी। आपने देखा जब मूवी आती है बाद में, अभी हम देख रहे थे कि ये जो नॉम्बे इफेक्ट आई थी मूवी रॉकेटरी का जिस दिन लॉन्च हुई उसी दिन ही पायरेटेड मूवीज का उसका सीडी और वो सब कुछ आ गई, तो दैट इज इलीगल वन, तो दैट इज कॉल्ड द पायरेसी। ऐसे ही अगर बायोपायरेसी है, हम अभी बात करेंगे बासमती का जो हमारा चल रहा था पेटेंट, दैट इज द एग्जांपल ऑफ बायोपायरेसी, उस पर हम बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट वन प्लीज। नाउ द मेजर IP टाइप्स, IP टाइप्स दोज मे बी द टेक्निकल और द फंक्शनल वन, जो कवर होते हैं पेटेंट एक्ट 1970 से। लिटरेसी एंड आर्टिस्ट, इससे भी बात करेंगे, ये केवल एक्ट्स हैं, जैसे एक्ट से ये होते हैं। लिटरेसी एंड आर्टिस्टिक कॉपीराइट्स 1957 उस एक्ट हैं जिस एक्ट से गवर्न होता है। सिंबल, लोगो, कलर, डिज़ाइन, ट्रेडमार्क, ये सारी चीज़ें हैं जो इन एक्ट से ट्रेड होती हैं। एक्ट एक बार बन गए, टाइम टू टाइम 2000 अमेंडेड वन, और गजट नोटिफिकेशन जो आता है उसमें आते हैं। अगर एक्ट कोई है तो हम उनको वी हैव टू गो थ्रू द नोटिफिकेशन एंड देन वी कैन get the knowledge about the amendment of the amendment. Next one, okay, now the patents, this is very important for us. हम जितने academicians हैं उनके लिए पेटेंट और दिस कॉपीराइट वेरी इंपॉर्टेंट। किसको पेटेंट किया जा सकता है, किसको नहीं किया जा सकता, कैसे करते हैं, क्या उसके बाद है कोई इन्फ्रिंज कर ले हमारे पेटेंट को तो क्या किया जा सकता है, इन सब पे बात। नाउ दिस इज थॉमस जेफरसन इन 1790। इतनी पुरानी बात है जब पेटेंट्स पे जेफरसन ने कहा था कि ये पेटेंट की ज़रूरत है, और आज तक भी द वर्क इज़ नॉट डन प्रॉपरली। वो उसका एक कारण जो मुझे समझ में आता है, द प्रोसेस इज़ वेरी वेरी लेंथी वन, हम अभी बात करेंगे। जो हिरार्की है हमारे पास बहुत टफ है। अगर एक लेमैन अपने नॉलेज को पेटेंट करवाना भी चाहे तो लॉट्स ऑफ फॉर्मेलिटीज फॉर दैट। एकेडमिशियन भी अगर कोई होता है, इवन साइंटिस्ट आर जस्ट फेड अप विद द प्रोसेस। सो एक आम आदमी अगर करना चाहे, आम छोटे छोटे लोग अगर करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते। दिस इज वेरी ओके। नाउ द एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड टू क्रिएटर्स टू प्रोवाइड मोनोपोली टू मार्केट इन्वेंशन, जो अभी हम बात कर रहे थे। पेटेंट वही है कोई जिस चीज़ को हमारी मोनोपोली है, मैं उस चीज़ पे करूँ जो मेरा दिमाग का क्रिएशन है, उस पर मेरी मोनोपोली, उसके लिए है पेटेंट। और मोनोपोली सब जानते हैं, मैं उसका इस्तेमाल कैसे भी करूं। कई बार हम कहते हैं ना जब मैं नहीं देता, मेरी मर्जी, मैं कर ही नहीं रहा, मेरी मर्जी, मैं तुझे बताता ही नहीं, तू जो भी कर तू मेरी मर्जी, वो मोनोपोली है, वो पेटेंट है। चाहे अगला कुछ भी करे मैं नहीं बताता, वो पेटेंट है। द नेक्स्ट वन इज ये पेटेंट नहीं, मैं प्रीवियस हूँ, इससे पहले ये ज़रूरत क्यों पड़ी पेटेंट की। ठीक है, एक तो मेरी मोनोपोली, लेकिन मोनोपोली कब तक, हमने बोला ये कोई IPR लाइफ लॉन्ग नहीं होता। दिस IPR इज समटाइम्स कॉपीराइट इज फॉर 50 ईयर्स, क्योंकि वो तो हमारा होता है उस पर हमको 50 साल के लिए मिलता है, मरने के लिए भी 50 साल हमारी लॉन्ग लाइफ रहता है, और मरने के भी 50 साल तक कॉपीराइट हमको मिलता है। लेकिन पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, ये सब हमको नहीं मिलते, ये 10 साल 15 साल 17 साल में हमको बार बार रिव्यू कराने पड़ते हैं। थोड़ा बहुत इसकी फीस 750 है, किसी की 1000 रुपये, किसी के 3500, ये फीस हमको पे करनी होती है और हम उसको रिन्यू करते रहते हैं। अगर मुझे ट्रेडमार्क है उसको अगर मुझे प्रोलॉन्ग करना है तो हमें उसे पेमेंट करनी होती है। लेकिन ये पेटेंट इसलिए दिया जाता है, टाइम बिंग इसलिए होता है कि अगर मेरे दिमाग में कोई आइडिया आया तो ज़िंदगी भर तो मैं उसको इस्तेमाल नहीं कर सकती। हो सकता है वही आइडिया बाद में किसी और की भी आ सकता है, कोई और भी उससे अच्छा आइडिया से लगता है, बट बिकॉज ऑफ मेरी वजह से
वो अपना काम रोक देता है वहाँ पर, क्योंकि वो पेटेंटेड है, वो आगे नहीं कर सकता। हो सकता है कि काम ज़्यादा अच्छा हो, इसलिए कुछ टाइम के लिए दिया जाता है। बिफोर द मार्केट कॉम्पिटिशन स्टार्ट्स, ये पेटेंट कुछ समय के लिए, जब तक मार्केट कंपटीशन स्टार्ट न होता है उससे पहले मुझे पेटेंट दे दे कि कोई और ना इस्तेमाल करे। भाई मैंने 10 साल तक किसी चीज़ को बनाने में मेहनत करी, अगर पोलोनियम की खोज करने के लिए मैरी क्यूरी ने इतना टाइम लगाया, तो इतने टाइम में अगर इमीडिएटली कोई कर ले, उसका 10 साल लग गया, और पेटेंट ना हो तो साल भर में कोई और काम कर ले, क्योंकि बेसिक रिसर्चेस तो सेम है, बेसिक रिसर्चेस सेम है। और अगर वो बेसिक रिसर्चेस सेम है तो काम तो जो पहले वाला डेटा हमारे पास है उसको इस्तेमाल करके अगला साल भर में कर सकता है ना चीज़ों को। तो इसलिए ये पेटेंट दे दिया जाता है कि एटलीस्ट जब तक कंपटीशन में, मार्केट में कंपटीशन शुरू होता है, तब तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि आपकी ये बरसों की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का नतीजा है। द नेक्स्ट वन इज पेटेंट, इन्वेंशन और प्रोसीजर टू विच द पेटेंट ग्रांटेड। पेटेंट हम किसे कहते हैं? पेटेंट इज नॉट फॉर द प्रोसेस, पेटेंट हम प्रोसीजर पे भी देते हैं, पेटेंट हम किसी आर्टिकल पे भी देते हैं, किसी प्रोसेस के एक पर्टिकुलर स्टेप पे भी देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने पनीर की सब्जी बनाई, सब्जी बनाने का वही है, वो प्रोसीजर है, लेकिन बीच में अगर कोई एक नया स्टेप मैंने डाल दिया तो वो भी स्टेप भी पेटेंटेबल हो सकता है। पनीर का एग्जाम्पल है, कोई पेटेंट फाइल मत कर देना, बट दैट इज फॉर द प्रोसीजर्स रिलेटेड टू द साइंटिफिक वन और द इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चर वन। नाउ द नेक्स्ट वन इज, इसलिए पेटेंट हम कहते हैं जिस चीज़ के लिए हमें पेटेंट दिया जाता है, वो आर्टिकल, वो प्रोसीजर, उसे हम पेटेंट कहते हैं। नाउ द पेटेंटी, जिसके नाम वो दिया जाता है उसको हम पेटेंटी कहते हैं। अगर मैंने कोई प्रोसीजर फॉलो किया तो प्रोसीजर मतलब वो मैंने पेटेंट किया है, और मैंने अगर किया है तो आई विल बी कॉल्ड द पेटेंटी। और पेटेंटी वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशनल भी हो सकता है, इंस्टीट्यूशनल भी हो सकता है। हम कहते हैं जरूरी नहीं है कि मैंने पेटेंट फाइल किया तो मैंने किया, इंस्टीट्यूशनल भी हो सकता है। इंडिया, पूरा इंडिया भी पेटेंट फाइल कर सकता है। यूएस ने तो हमारे कई पेटेंट्स को फाइल करके कन्फ्लिक्ट पैदा किया है। ओके, नेक्स्ट वन मैम। पेटेंट के लिए कंडीशंस क्या क्या जरूरी हैं? जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर मैं सोचूं भी कि आई हैव टू गो फॉर द पेटेंट, सो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ पेटेंट? उन पेटेंट्स के लिए कंडीशंस क्या क्या हैं? द फर्स्ट वन इज नोवेल्टी होनी चाहिए। नोवेल्टी मतलब कि बिल्कुल नोवल आइडिया, ना तो आज तक कभी हुआ है ना किसी ने किया है, दैट इज नोवेल्टी वन। ओरिजिनल होना चाहिए, और आपका अपना या अपने इंस्टीट्यूट का अपना होना चाहिए। ओरिजिनल, यू हैव टू प्रूव दैट। वो प्रूव करने के लिए भी अलग अलग प्रोसीजर्स हैं। ओरिजिनल होना चाहिए, नोवेल होना चाहिए, उसकी यूजफुलनेस भी होनी चाहिए। पेटेंट ऐसे ही नहीं दिया जाता कि अगर मैं सोचूं कि उसकी कोई यूजफुल ही नहीं है अगर वो सोसाइटी के लिए, तो वो भी पेटेंट नहीं होता। ठीक है, कई बार हम रिसर्चेस करते हैं, जैसे ऑब्वियसली हम जो रिसर्चेस करते हैं, वेरी सॉरी टू से, टू बी वेरी फ्रैंक, दैट इज नेवर गोइंग फॉर द लेमैन्स। किसी भी सब्जेक्ट में जो हम रिसर्चेस कर रहे हैं, दोज आर जस्ट फॉर अवर API कोर्स एंड गेटिंग द बेनिफिट academically or individual one to make the money, to make the promotions, that is very friendly and sorry to say, but that must be useful for the society. अगर है तो आप उसे पेटेंट करवा सकते हो। ये नहीं कि मैंने रिसर्च कर दी, मैंने ये किया है, नथिंग बेनिफिट, उसका कोई फायदा नहीं है और फिर उसको मैं पेटेंट करवा रही हूँ। दो, सोसाइटी के लिए बेनिफिट होना चाहिए, नॉन ऑब्वियस होना चाहिए। जैसे कि नोवेल है तो ऑब्वियस है, नोवेल होगा तो नॉन ऑब्वियस होगा ही होगा। ऐसा नहीं कि कोई भी छोटी छोटी चीज़ जिसको सभी जानते हैं कि हम उसको कर लें, दैट इज इनोवेशन। नया प्रोडक्ट हो सकता है, कोई प्रोसेस हो सकती है, कोई इन्वेंटिव स्टेप हो सकता है। केवल कोई प्रोडक्ट ही नहीं, हमने बोला प्रोडक्ट ही नहीं, प्रोडक्ट का उसके साथ साथ किसी को इस्तेमाल करने का कोई प्रोसीजर भी है, उसको भी पेटेंट किया जा सकता है। बट द थिंग इज दैट मस्ट बी नोवेल, दैट मस्ट बी ओरिजिनल, दैट मस्ट बी नॉन ऑब्वियस एंड दैट मस्ट बी यूजफुल। तो कोई प्रोडक्ट है, कोई स्टेप है, कोई प्रोसेस है, सब। नेक्स्ट वन इज इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। द टाइम बाउंड होता है, जो हमने बोला टाइम बाउंड मीन्स अलग अलग टाइम, सबके लिए अलग अलग। ट्रेडमार्क है वो आपको अलग समय के लिए मिलता है, कॉपीराइट आपको अलग टाइम के लिए मिलता है, एंड यू कैन रिन्यू दैट। और टेरिटोरियल नेचर, जो आगे हमने बोला था कि अगर स्पेसिफिक होता है, इंडिया में है तो इंडिया के लिए स्पेसिफिक, और जिस कंट्री में होगा वहाँ के लिए स्पेसिफिक। नेक्स्ट वन, नाउ द आइटम्स विच आर नॉन पेटेंटेबल। जो चीज़ें पेटेंटेबल नहीं हैं, कई बार हम बहुत प्रोसेस कर लेते हैं और बाद में हमें पता चलता है कि वो तो पेटेंटेबल थी ही नहीं। सो द इम्पॉर्टेंट इज कि कौन सी चीज़ें पेटेंटेबल नहीं हैं। कोरोना की वैक्सीन, कितना इशू इस पे चला, पेटेंटेबल पेटेंटेबल पेटेंटेबल, दैट्स नॉट पेटेंटेबल वन। बिकॉज अगर वो किसी की जान पे बनाए अगर कोई चीज़ और हमारे पास वो चीज़ मौजूद है, हेल्थ इश्यूज़ हैं, इमरजेंसी इश्यूज़ हैं, हमारे जो
क्या कहते हैं, जो हमारे स्ट्रेटेजिक, ये हमारे सीमा से रिलेटेड जिसे हम कहते हैं, क्या कहेंगे सर उसे, जो हमारी ये, हाँ, स्ट्रेटेजी जो हमारी ये हैं, इनसे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें हैं उनको हम पेटेंट नहीं कर सकते। नाउ द हेल्थ इश्यूज हैं, वायलेट पब्लिक मॉर्टेलिटी को, जैसे हमने बोला ना कि कोरोना की वायरस मैंने तो बना दी, मैंने पेटेंट कर दिया, लेकिन दुनिया तो मर रही है, तो उसे नहीं पेटेंट कर सकते। एंड वन मोर थिंग, अगर ये सारी चीज़ें हो भी गई हैं तो इन सारी चीज़ों को कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट वॉलेट कर सकती है विदाउट गेनिंग द रॉयल्टी। अगर वो चीज़ ह्यूमन इंटरेस्ट में मॉर्टेलिटी को अफेक्ट कर रही है तो उस इंटरेस्ट में, इमरजेंसी के केस में, या फिर हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर सेक्टर, यहाँ पर भी अगर हॉर्टी और एग्रीकल्चर, अगर वो हमारे, जिसे भुखमरी कहते हैं ना, इफ द कंट्री इज ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन एंड वी आर इंटरेस्टेड फॉर द पेटेंट ऑफ द क्रॉप्स, दैट शुड नॉट बी डन, दैट इज नॉट अ पेटेंटेबल वन। तो एग्री प्रोडक्ट्स जो हैं, या फिर कोई नया हॉर्टिकल्चरल जो प्रोडक्ट्स हैं जिसका वाइड स्प्रेड बेनिफिट है, इसके बाद बॉटनी के स्टूडेंट भी यहाँ पर हैं, बताएंगे कौन कौन से पेटेंटेबल होते हैं। म्यूटेंट होते हैं, कुछ हाइब्रिड्स होते हैं, कुछ बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स होती हैं, वो पेटेंटेबल होती हैं। लेकिन बैक्टीरिया अगेन एंड दिस वायरस, दिस बैक्टीरिया एंड वायरस इज नॉट पेटेंटेबल। यू नो वाई? एक्चुअली हम कहते हैं ना, वायरस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर दैट। हम अगर वायरस को पेटेंट कर देंगे तो वायरस तो क्या करता है, साइंटिफिक उसमें नहीं जाऊंगी, वायरस में कुछ प्लाज्मिड्स होते हैं, वो प्लाज्मिड्स अपनी टेंडेंसी बदलते रहते हैं। द स्टूडेंट ऑफ द एमएससी बॉटनी न्यू इट, अगर वो अपना स्ट्रेन बदलता रहता है, अगर वायरस है, वायरस हर दिन, ये नया नया स्ट्रेन क्या है, ये ऑटोमेटिकली अपने आप को चेंज करता है, और अगर हम इसको पेटेंट कर देंगे तो फिर से चेंज कर देगा। ऐसे तो मल्टीपल्स ऑफ पेटेंट्स कैन बी डन। तो वायरस और बैक्टीरिया आर नेवर नेचुरल चीज़ें जो प्रेजेंट हैं हमारे पास, जो दुनिया में हैं, कोई चाहे वो लिविंग है चाहे वो नॉन लिविंग है, वो क्या है, नॉन पेटेंटेबल है, उनको आप पेटेंट नहीं कर सकते। इमरजेंसी के केस में मेयर नॉवेल्टी, अब ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा, अगर हम कहते हैं कि नोवेल्टी तो है लेकिन बहुत हल्की सी नोवेल्टी, कोई नया तो है लेकिन अब ठीक है, हम लिंगड़े की सब्जी बनाते हैं, ठीक, अब हम कहेंगे अच्छा सब्जी तो हम बनाते थे, लिंगड़े का अचार मैंने पहली बार बनाया, दैट इज मेयरली इंपॉर्टेंट फॉर दैट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अचार तो किसी चीज़ का भी बना लो, तो ऐसा नहीं है कि नोवल है, पहली बार बनाया, किसी ने नहीं बनाया, लिंगड़े का अचार हमने बना दिया, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें हम पेटेंट फाइल नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन है लिविंग नॉन लिविंग चीज़ें इनमें भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट, जो ट्रेडिशनल नॉलेज को अफेक्ट करे उसको भी हम पेटेंट नहीं कर सकते, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पिछली बार बहुत इश्यू इस पर हुआ था, अगर बात करेंगे तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। अगर कोई किसी भी तरह से ट्रेडिशनल नॉलेज को अफेक्ट करता है तो वो पेटेंट नहीं किया जा सकता। सिनेमेटोग्राफिक भी पेटेंटेबल नहीं होता। सिनेमेटोग्राफी, इवन अभी हम बात कर रहे थे, इफ द सिग्नेचर स्टेप ऑफ द डांस और म्यूजिक, डांस सिनेमेटोग्राफी तो उसे नहीं कहते, कोरियोग्राफी सर, जिसमें डांस सिखाते हैं, तो डांस का भी अगर कोई सिग्नेचर स्टेप है उसको आप पेटेंट नहीं कर सकते, लेकिन आप उस पर कॉपीराइट ले सकते हो। तो दीज आर द डिफरेंसेस ऑन द पेटेंट्स एंड द कॉपीराइट्स। कॉपीराइट क्योंकि आपका अपना है, आप उस पर ले सकते हो, उससे बहुत ज़्यादा, और दैट इज कभी हम बात करेंगे, दैट इज अ वेरी वेरी नेगेटिव राइट। वाई इट इज नेगेटिव राइट ऑन कॉपीराइट, हम वो भी बात करेंगे। नाउ दिस वन, द प्रेजेंटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। मैंने ये IPR बनाया, ये अपना प्रेजेंटेशन के लिए बनाया, एवरीथिंग इज, सारी चीज़ें मुझे रिव्यूज़ करके मिली, मैंने यहाँ वहाँ से कोई काम तो किया नहीं, कोई मैं पार्ट भी नहीं हूँ IPR का, जस्ट फॉर गिविंग द लेक्चर्स आई हैव एसोसिएटेड, आई गैदर द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डिफरेंट वेबसाइट्स एंड द बुक्स एंड द कॉपीज ऑफ रिसर्च पेपर्स, और फिर मैंने प्रेजेंटेशन एक बढ़िया सा बना दिया, एंड अब ये तो ऐसा तो किसी ने नहीं बनाया, इसे पेटेंट कर दो। दिस इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ पेटेंट, क्योंकि दिस इज जस्ट द प्रेजेंटेशन आई, ये कोई किसी इंफॉर्मेशन का प्रेजेंटेशन है, तो उसको हम पेटेंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन इज द टोपोग्राफी ऑफ द इंटीग्रेटेड सर्किट। अगर किसी टोपोग्राफी इंटीग्रेट कोई सर्किट है तो आप उसकी टोपोग्राफी को भी नहीं कर सकते। ये कोई फिजिक्स के टर्म्स होते हैं, सेमीकंडक्टर्स में फिजिक्स वाले अच्छे जानते हैं, तो सर्किट्स होते हैं, डिजाइंस होते हैं, उनको कुछ में तो प्रोडक्ट किया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं कर सकते। एस्थेटिक क्रिएशन, कोई ऐसी क्रिएशन जो हमारे एस्थेटिक सेंस के लिए हो, हमारी क्रिएटिविटी, हमें खुश करने के लिए, जिसे हम बोलते हैं, हमारे को जो एस्थेटिक सेंस क्रिएट करवाती है हम पे, उन चीज़ों का पेटेंट नहीं किया जा सकता। एटॉमिक एनर्जी कैन नेवर बी पेटेंटेड, क्योंकि ये हमारे सिक्योरिटी इशू से रिलेटेड है, तो इनको कभी भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन, रेस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ पेटेंट। पेटेंट का यूज, पेटेंट होने के बावजूद भी कब कब हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज अगर पेटेंट है भी, हम कहते हैं पेटेंट का तो कोई इस्तेमाल ही नहीं कर सकता, मेरी मर्जी से नहीं कर सकता कुछ नहीं, बट देयर आर द रेस्ट्रिक्शंस। कहाँ पर किया जा सकता है?
सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी हमारे किसी भी पेटेंट को अपने देश के लिए कभी भी इस्तेमाल कर सकती है, बिना हमें बताए, बिना हमें नोटिस दिए, बिना कोई रॉयल्टी दिए। हमारे सारे के सारे जितने भी हमारे क्या कहते हैं आप प्लान्स होते हैं उन सबको ख़त्म करके, या जो हमारी स्ट्रेटेजीज हैं या जो भी हमारे प्लान्स हैं उन सबको वायलेट करके उसका इस्तेमाल सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है पब्लिक इंटरेस्ट में, R&D पर्पज़ के लिए या एजुकेशन सेक्टर के लिए। अगर उनको लगता है कि ये पेटेंट एजुकेशन के लिए ज़रूरी है तो उसको कभी भी वायलेट करके ला सकते हैं। इम्पार्टिंग नॉलेज, अगर कोई नॉलेज को डिसेमिनेट करने के लिए ज़रूरी है तो पेटेंट को वायलेट किया जा सकता है। साइंटिफिक कम्युनिटी फॉर नॉन प्रॉफिट पर्पज, अगर रिसर्च पर्पज़ के लिए साइंटिफिक कम्युनिटी किसी के पेटेंट का इस्तेमाल कर सकती है तो वो कर सकती है विद ड्यू परमिशन बाय द रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटीज। नेक्स्ट वन इज हु एंटाइटल्ड फॉर पेटेंट। पेटेंट कौन करवा सकता है? एवरीवन, कोई भी पेटेंट करवा सकता है अगर वो उसका फर्स्ट इन्वेंटर है तो, अगर वो असाइनी ऑफ इन्वेंटर है तो। अगर मेरा क्रिएशन है, इन्वेंटर मतलब मैंने अगर कोई चीज़ इन्वेंट की, फर्स्ट इन्वेंटर मैं, तो मैं कर सकती हूँ। अगर या फिर अगर मैं नहीं तो मेरा असाइनी, जिसको मैंने असाइन किया है वो मेरे पेटेंट को फाइल कर सकता है। नेक्स्ट वन इज लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिजीज्ड पर्सन। कोई अगर बीमार है वो आगे की प्रोसेस कई बार जो रिसर्चेस होती हैं वो आधी रह जाती हैं और उनको पूरा करने के लिए उनके असाइनीज होते हैं या उनके रिसर्च स्कॉलर जो भी होते हैं, अगर वो पेटेंट ही उसको असाइन कर लेता है तो वो भी पेटेंट उस केस में भी पेटेंट फाइल किया जा सकता है असाइनी के द्वारा। नेक्स्ट प्लीज। नाउ दीज आर द पाथवे टू द पेटेंट। कैसे पेटेंट किया जाता है? दिस ऑल इज पेटेंट अगर आपको फाइल करना है तो फाइल डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट, ये सब फॉर्मेलिटीज़ हैं, आपको क्या क्या करनी होती हैं। डिस्क्लोजर जो भी रिलेटेड है वो सारे डिस्क्लोजर्स आपके पास होते हैं, जो पेपर्स होते हैं वो करने होते हैं। कंसेप्शन डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन बिकॉज दिस इज़ फॉर द लिमिटेड टाइम, आपको 10 साल के लिए मिलता है। और जब आपके पास जिस दिन आप इसे फाइल करते हैं वो उस दिन से आपका पेटेंट का टाइमिंग शुरू हो जाता है, इसलिए कंसेप्चुअल डेट जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नाउ द प्रोविजनल एप्लीकेशन, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज पेटेंट फाइल करने को उसको इफेक्ट में आने के लिए लगभग 2 साल लगते हैं। तो बेटर टू टेक, जैसे हम प्रोविजनल डिग्री लेते हैं ना, प्रोविजनल डिग्री क्योंकि मुझे जॉब में जाना है, अगर मैं परमानेंट डिग्री अपनी बनाती हूँ ओरिजिनल डिग्री तो इट विल टेक 1 मंथ 2 मंथ और 3 मंथ। तो क्या करते हैं हम प्रोविजनल डिग्री ले लेते हैं कि जब तक मेरी ये डिग्री बनती है तब तक प्रोविजनली मैं डिग्री ले लेती हूँ, अपना ज्वाइन कर लेती हूँ और जब ज़रूरत होगी तो मैं प्रोविजनल डिग्री हटा करके ओरिजिनल वहाँ सबमिट कर दूँगी। इसलिए एवरीबडी इज एडवाइज्ड टू सबमिट द प्रोविजनल पेटेंट सर्टिफिकेट बिफोर फाइलिंग फॉर द परमानेंट पेटेंट 1। कई लोग नहीं जानते, कई लोगों को मालूम भी नहीं होता और फिर उनका गुड्स पड़ा रहता है। कोई सामान है, क्योंकि पेटेंट फाइल करना है, आप उसे बेच नहीं सकते, ठीक है, आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। तो क्योंकि उनका जो टाइम होता है वो 2 साल का जुवेनाइल फेज वो लेते हैं, तो उस 2 साल के जुवेनाइल फेज में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसलिए प्रोविजनल एप्लीकेशन भी पेटेंट में देने का प्रोविजन है। नाउ द फी डिपोजिशन, हर पेटेंट के लिए अलग अलग तरह की फीस, जो भी पेटेंट आपको करना है सबके लिए अलग अलग तरह की फीस, अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के लिए। कैन यूज पेटेंट पेंडिंग इन गुड्स फॉर 12 मंथ, 12 मंथ के लिए अगर आपका पेंडिंग है तो 12 मंथ तक आप अपने गुड्स जो आपने बनाया है उसको आप सेल कर सकते हो। आइडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए, सपोज मैंने कोई पेटेंट फाइल किया, अब मैंने कोई पेटेंट फाइल किया, अब मैं तो कोई इन्वेस्टर नहीं हूँ, मैंने किसी फैक्ट्री के पास जाना है, किसी कंपनी के जाना है, किसी इंडस्ट्री के पास जाना है और उसको मैं बताऊंगी कि दिस इज द प्रोडक्ट यू हैव टू लॉन्च। जैसे प्रोड्यूसर, अगर प्रोड्यूसर को कोई राइटर अपनी कहानी ना सुनाए तो मूवी कैसे प्रोड्यूस करेगा? उसे अपनी बतानी तो पड़ेगी। लेकिन इस बीच अगर उसका वायलेशन हो गया तो वो जो प्रोड्यूसर है अगर उसने किसी और को कहानी बना के कहीं और बेच दी तो, सो दिस इज द प्रोटेक्ट योर आइडिया। आप अपने पेटेंट को फाइल कर लो, प्रोविजनल भी कर लो, तो आप किसी मैन्युफैक्चरर के पास, किसी प्रोड्यूसर के पास अपना जो आइडिया है उसको शेयर कर सकते हो। सो आपका आइडिया प्रोटेक्ट रहेगा, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी फाइल्ड द पेटेंट, आपने उसको फाइल कर दिया। नोटराइज स्टेटमेंट, नोटराइज वो तो हर जगह चाहिए होता है, नोटरी का, वकील का सर्टिफिकेट सब जगह होता है। और देंगे लगा अपील प्रोसेस, फिर आपको अपील की प्रोसेस करनी होती है। फाइल नॉन प्रोविजनल एप्लीकेशन, शायद 2 बार लिख दिया मैंने। नेक्स्ट वन, these are the type of patents, the plant patent, the utility patent and the design patents। ये 3 तरह के इंपॉर्टेंट पेटेंट्स हैं। प्लांट पेटेंट में अगर कोई नई वैरायटी है, कोई म्यूटेंट है, कोई हाइब्रिड है, आप उसको पेटेंट करवा सकते हैं। यूटिलिटी पेटेंट,
जिसको हम फंक्शनल पेटेंट बोलते हैं। यूटिलिटी मतलब जो फंक्शनल है, जैसे कोई टॉयज़ हैं, कोई मशीन है, कोई प्रोसेस, कोई इंस्ट्रूमेंट है, वो यूटिलिटी पेटेंट में आते हैं, उनको आप यूटिलिटी पेटेंट के थ्रू पेटेंट कर सकते हैं। डिज़ाइन पेटेंट है, ज्वेलरी है, अपैरल से कोई कपड़ों का भी डिज़ाइन भी पेटेंट होता है, ज्वेलरी भी और कोई डेकोरेटिव आइटम्स हैं उनको भी पेटेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट। अब पेटेंट अगर हो गया, हमने पेटेंट फाइल कर दिया, ठीक है, वो सारे प्रोसीजर जो पहले बताए, डिस्क्लोजर्स लगा के, फेस सबमिट करके, ये करके, वो करके, नोटरी लगा के, सब कुछ कर दिया। सो व्हाट आफ्टर दैट, उसके बाद क्या होगा? ओनली पेटेंटी कैन यूज एंड असाइन अदर्स टू यूज द क्रिएशन। अब कोई भी पेटेंटी फाइल करने के बाद दूसरे को दे सकता है और वो उस क्रिएशन का इस्तेमाल कर सकता है। केवल आप पेटेंट के बाद वो कोई यूज नहीं कर पाएगा अब आपके आइडिया को, केवल वही कर पाएगा जिसको आपने असाइन किया है। नेक्स्ट, कैन गिव लाइसेंस टू थर्ड पार्टी एज पर म्यूचुअली एग्रीड। वो तो आपकी मर्जी। आजकल बहुत ज़्यादा जो बी फार्मा वाले बच्चे होते हैं या डिप्लोमा वाले बच्चे होते हैं, वो किसी आदमी को अपनी दुकान खोलने के लिए दे देते हैं अपने बी फार्मा का लाइसेंस, लेकिन वो म्यूचुअली है, उसमें आप दे सकते हो, वो तो दुकान की बात है। यहाँ पर अगर है तो यहाँ पर थर्ड पार्टी को भी आप बता सकते हो कि भाई ठीक है, पेटेंट तो मैंने फाइल किया है, लेकिन ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस में आप अपने क्रिएशन करना चाहते हो कर लो। आफ्टर एक्सपायरी का रजिस्ट्रेशन इन्वेंशन कम टू द पब्लिक डोमेन, वेरी इंपॉर्टेंट वन। ये हमने कहा था टाइम बाउंड होता है, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार फाइल कर दिया पेटेंट तो जिंदगी भर आपका हो गया, पेटेंट के 10 साल पूरे हो गए, दैट विल इमीडिएटली कम टू द पब्लिक डोमेन। वो पब्लिक डोमेन में आ जाएगा, फिर उसको जो मर्जी, जो फैक्ट्री लगाना चाहे, जो इंडस्ट्री लगाना चाहे, हाँ, जब तक आपके पास टाइम ड्यूरेशन है तब तक उसका कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। नेक्स्ट वन इज टाइम टू टाइम रिन्यूअल ऑन द पेमेंट इज कैन बी डन। नेक्स्ट वन, नाउ दिस इज द हायरार्की। स्लाइड्स कुछ गलत हो गई हैं इसमें लोड करते हुए शायद। दिस इज द हायरार्की। हायरार्की मतलब हमें पेटेंट फाइल करते हुए क्या क्या करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये जो है लिखा हुआ है, शायद आप पढ़ पाएंगे, तो पेटेंट और ट्रेडमार्क ऑफिस है, और हमारे इंडिया में 4 ऑफिस, चेन्नई, बॉम्बे, कैलकाटा एंड दिल्ली। प्रीवियस वन या तो सबसे पहले ये हायरार्की है। सबसे पहले आप यहाँ जाकर के फाइल करते हैं, उसके बाद पेटेंट ऑफिस में जाकर के फाइल करते हैं, इसके बाद फिर इंडस्ट्रियल, फिर हमारा मिनिस्ट्री के पास जाते हैं, और फिर वो सब गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में हमारे पास जो है वहाँ जाते हैं। ये सब हायरार्कियाँ कहाँ जाते हैं, किसके बाद जाते हैं, कि जिसकी हम बात कर रहे थे, दिस इज़ वेरी वेरी टफ वन, और इस वजह से जो हमारे पेटेंट्स हैं वो इतने सर नेशनल लेवल पे है, लेकिन इन्होंने अभी तक क्या है ना सर, केवल 4 पेटेंट ऑफिस बनाए हैं ट्रेडमार्क के और पेटेंट के, वो बहुत ज़्यादा दूर पड़ता है। इसलिए हम अगर सजेशंस के लिए, या हम सब लोग अगर कभी पाला पड़े और इस तरह की अथॉरिटीज़ से कभी सामना हो, तो इट मस्ट बी सिंप्लीफाइड। ये अगर कोई विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल या इस लेवल पे हो, और वो चीज़ें फिर स्टेट लेवल पे हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल पे, तो वो फाइल करना बहुत आसान हो जाएगा। ये नेशनल लेवल पे होता है, बट ऑल कम्स अंडर द इंडियन गवर्नमेंट। नेक्स्ट वन, दिस इज द पेटेंट बैटल्स। This will be easy to understand what exactly the patent is and why to do the patents, why we have to concentrate on our researches. क्यों, क्या ज़रूरी है? These are the patent battles, हमारे इंडिया से रिलेटेड जो पेटेंट बैटल्स हैं। The first one is बासमती राइस। कितना हमारा बासमती ले लिया, पेटेंट कर दिया, पेटेंट ये हो गया, वो हो गया, बट एज अ होल द बासमती एज अ होल कैन नॉट बी पेटेंटेड, बिकॉज हम लोगों को तो मालूम कम से कम होना चाहिए। पहले हम केवल यही कहते हैं बासमती हो गया तो पूरा राइस ही पेटेंट हो गया। इसका मतलब जो बासमती राइस है उसको कोई बेच ही नहीं सकता, कोई बना ही नहीं सकता, कोई कल्टीवेट ही नहीं कर सकता, कोई पैक ही नहीं कर सकता। दैट इज नॉट लाइक दैट। 2 ऑफ दैट टैक्सामती एंड दिस कासमती, ये जो बासमती राइस है, द टेक्स्ट इज इन द रेड वन, कासमती राइस एंड द बासमती राइस, ये यूएस की जो राइस टेक कंपनी है उसको इसका पेटेंट दे दिया गया। यानी पेटेंट तो यूएस गवर्नमेंट ने दिया, यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क अथॉरिटी, लेकिन राइस टेक एक कंपनी है, उस कंपनी को ये टैक्सामती और ये जो कासमती 2 वैरायटी हैं राइस की, इनका पेटेंट दिया गया। और ये पाकिस्तान और इंडिया ने मिल करके इस बैटल को जो है फिनिश किया है, बट स्टिल द वॉर इज गोइंग ऑन। बट एनीवेज वो पेटेंट कैंसिल कर दिया गया, बिकॉज दिस टैक्सामती बायसेस, ये वर्षों से 200 ईयर्स से हमारे यहाँ पर इंडिया और इसमें ये बासमती टैक्सामती को बनाया जाता है और बेचा जाता है। लेकिन उन्होंने क्या किया, देखिए हम कहते हैं ना मेयर, जो बहुत थोड़ा सा, व्हाट दे डिड,
टेक्सामती उन्होंने एक राइस वैरायटी ली और इस राइस वैरायटी को क्रॉस करा दिया एक वाइल्ड स्पीशीज से, फिर एक नई स्पीशीज बन गई, उसको पेटेंट कर दिया और फिर उसके बदले में इस पूरे टेक्सामती पे अपना पेटेंट ले लिया, जिससे हमारी इकोनॉमी इज बैडली अफेक्टेड इन टर्म्स ऑफ द बासमती प्रोडक्शन ऑफ दैट टेक्सामती। बहुत ही फ्लेवर, सबसे इंडिया की सबसे ज़्यादा जो फ्लेवर वाली एरोमा वाली बासमती होती है उस पर, और उस पर उन्होंने पेटेंट ले लिया। तो पेटेंट किसी ऐसे पे भी नहीं लिया जाता कि पूरी प्लांट पे ही पेटेंट ले लिया, प्लांट के यूज़ पे लिया जाता है। कैसे? जैसे एग्जांपल, ये तो उन्होंने खैर राइस टेक कंपनी को पेटेंट के बाद दे दिया कि आप ठीक है, वो क्योंकि यूएस गवर्नमेंट ने किया था, यूएस गवर्नमेंट ने दिया उनको, यूएस पेटेंट ट्रेडमार्क जो अथॉरिटी थी उन्होंने दिया, और उसके बाद कंट्रोल दे दिया राइस टेक को कि आप इसको इंडस्ट्रियल यूटिलाइज कर सकते हो। एक तो ये तो हमारा राइस वाला केस है, विच इज वन इज अगेन सॉल्व आउट विद द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। नेक्स्ट वन इज नीम पेटेंट, एवरीबडी न्यू इट। अब नीम पेटेंट का मतलब क्या है? नीम का पेटेंट का मतलब ये नहीं है, हम सब क्या समझते हैं नीम के पेटेंट से कि नीम का प्लांट था और उन्होंने उस नीम को पेटेंट कर दिया, अब हम नीम की कोई चीज़ ही नहीं बना सकते, वो नहीं। नीम पे जो पेटेंट दिया है वो यूएस सर्टिस कंपनी ने दिया है, और ये सर्टिस कंपनी जो है वो, इस कंपनी ने नीम का जो सीड एक्सट्रैक्ट है उसको पेटेंट किया है, नॉट एवरीथिंग। हमने कहा ना प्रोसीजर, और उसका कोई भी जो कॉम्पोजिशन उसको भी पेटेंट किया जा सकता है। तो जो नीम का पेटेंट फाइल हुआ था वो नीम का पेटेंट केवल उसके एक्सट्रैक्ट पे हुआ था, एक्सट्रैक्ट जो सीड का था उसको उन्होंने पेटेंट कर दिया था और सर्टिस कंपनी को इसका दे दिया था। जबकि हमारे यहाँ पर थाउजेंड ऑफ ईयर्स, 2000 ऑफ ईयर्स से हम जिन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने एग्रीकल्चर में एज एन एंटीसेप्टिक, एज एन एंटीबायोटिक, और एग्रीकल्चरल के लिए जो हम नेचुरल पेस्टिसाइड की तरह उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और आप 10 सालों में 20 सालों में उसका इस्तेमाल करके उसको पेटेंट कर रहे हो, और जो हम 2000 सालों से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, नथिंग अबाउट दैट, और उसको तुम पेटेंट भी दे दिया। अगेन द नीम पेटल इज स्टिल गोइंग ऑन, दैट नॉट फिनिश्ड वन। नेक्स्ट वन इज द टर्मरिक, हल्दी पे पेटेंट हो गया, हल्दी पे पेटेंट हो गया। तो हल्दी पे पेटेंट, हल्दी के एंटीसेप्टिक का जो टर्मेरिक के जो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी हमारे यहाँ पर, उन्होंने हल्दी की किसी वैरायटी को पेटेंट कर दिया, एंड दैट वैरायटी हैज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कर्क्यूमिन इन इट। मतलब जो उसका एंटीसेप्टिक फार्मास्यूटिकल प्रिंसिपल होता है जिसकी वजह से वो एंटीबायोटिक है, उस बायोमॉलिक्यूल पर ही तुमने पेटेंट कर दिया, फिर उगाते रहे हम। इसका मतलब है अगर उस बायोमॉलिक्यूल को हम इस्तेमाल करते हैं वो बैन है, तो हमारी फैक्ट्रीज नहीं कर सकती, इज इट? वो तो टेरिटरी का एक फ़ायदा ये है, एक फ़ायदा क्या कि वो यूएस में पेटेंट है तो यूएस वाला उसको वहाँ वो बैन हो सकता है किसी और के लिए, लेकिन इंडिया में हमने कहा ना दिस इज ऑफ टेरिटोरियल वन, ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि तो इसलिए इंडिया में बंद नहीं हुआ। अगर ये ग्लोबल होता तो क्या होता, हम तो इस्तेमाल ही नहीं कर सकते थे, ना टेक्सामती, ना कासमती, ना नीम का सीड एक्सट्रैक्ट, और ना फिर हल्दी का। लेकिन ये ग्लोबल नहीं होता क्योंकि आईपीआर जो है वो टेरिटोरियल होता है, दिस इज द पॉजिटिविटी ऑफ इट, जिससे इंडिया बच गई। अदरवाइज हम तो अपना खो ही देते, फिर लड़ाई करते थे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज तुलसी का। आजकल हम तुलसी के पेटेंट पे चल रहे हैं, वो तो अभी चल ही रहा है। नाउ द ग्लेनमार्क वर्सेस एमएसडी, ये दोनों के दोनों, ग्लेनमार्क और एमएसडी, ग्लेनमार्क इंडिया की, एमएसडी कंपनी, इन दोनों का जो डायबिटीज़ का वॉर है वो सब जानते हैं, उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, जो कि बरसों से चला आ रहा है और चलता ही जा रहा है। ओके, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट। नाउ टू द ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क इज नथिंग, ट्रेडमार्क इज जस्ट फॉर द कन्वर्ट, ये 1999 एक्ट का जो एक्ट है उसमें कन्वर्ट में हम बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि ना तो ये याद रहने वाला है, या फिर ये जब ज़रूरत पड़ती है तो आदमी इन चीज़ों को ले ही लेता है। दिस इज एक्चुअली द राइट टू यूज द मार्क टू आइडेंटिफाई द डिफरेंशिएट द प्रोडक्ट। हर जगह हमने देखा, जैसे फर्स्ट स्लाइड में हमने आपको बताया था एलजी का बना होता है, लिखा होता है एलजी कैपिटल में, और किनारे से एक फेस बना हुआ होता है और उसकी एक आई ओपन और एक क्लोज, दैट इज द ट्रेडमार्क। मारुति कंपनी अलग, टोयोटा का ट्रेडमार्क, सबका अपना ट्रेडमार्क है। वो क्यों दिया जाता है? एक डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन के लिए, कि आइडेंटिफाई हो जाए और उसको कोई कॉपी ना कर सके, क्योंकि वो एक ट्रेडमार्क, हम कहते हैं ना ये तो ट्रेडमार्क है। जैसे हम कहते हैं खाना खाने में कभी बाल आ जाए तो हम कहते हैं दिस इज द ट्रेडमार्क ऑफ द वुमन, कि महिलाएं खाना बनाती है तो बाल आना स्वाभाविक है। इसका मतलब है दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इंडिविजुअल और द एंटरप्रेन्योर और द ऑर्गेनाइजेशन और द इंस्टीट्यूट
उसका एक ट्रेडमार्क होता है, इसलिए आइडेंटिफिकेशन देने के लिए ट्रेडमार्क दिया जाता है। नाउ दिस ट्रेडमार्क में भी कुछ भी हो सकता है, दैट इज द चॉइस ऑफ द ट्रेडर। ये ट्रेडर की चॉइस पे है कि वो क्या रखे। वो कोई कलर रख सकता है, जैसे हमारे पास अगर कोई वेजिटेरियन और नॉन वेज जो और वेज आइटम्स होते हैं उसमें हम रेड कलर और ग्रीन कलर का लगाते हैं, रेड फॉर द वेज, नॉन वेज और ग्रीन फॉर दैट इज अगेन वन काइंड ऑफ द ट्रेडमार्क। वो भी एक तरह का मार्क है, ट्रेडमार्क तो नहीं कहेंगे क्योंकि वो सारी कंपनीज को इस्तेमाल करना, बट दैट इज द मार्क फॉर द नॉन वेज एंड द वेज आइटम्स। यहाँ पर है तो इसमें कोई न्यूमेरल्स हो सकता है, कोई साइन हो सकता है, कोई फिगर हो सकता है, इवन द एरोमा मैन कैन बी देयर। कभी प्रोडक्ट को देख के उसमें कोई साइन वाइन नहीं होता, लेकिन फिर भी उसके एरोमा से पता चल जाता है दिस बिलोंग्स टू दिस कंपनी, वो इस कंपनी को बिलोंग करता है। दिस इज अगेन कोई म्यूजिकल साउंड, अगर आप किसी इंस्ट्रूमेंट को बजाते हो तो छोटी सी दुनिया हमें मालूम नहीं, दुनिया में क्या क्या है, हमारी छोटी सी दुनिया हमें नहीं मालूम कि दुनिया में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। ट्रेडमार्क विद म्यूजिक, वीडियो, अगर आप किसी चीज़ का सामान लेते हो, उसका बंडल खोलते हो, द म्यूजिक इज गोइंग ऑन, दैट म्यूजिक इज अगेन द ट्रेडमार्क फॉर दैट एंड वी हैव टू रजिस्टर फॉर दैट। ये ज़रूरी, एक चीज़ और है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप बिना ट्रेडमार्क के बिजनेस नहीं कर सकते। पिछले टाइम एक बच्चे ने शायद पूछा था क्वेश्चन, ये ज़रूरी नहीं है कि बिना ट्रेडमार्क के आप बिजनेस नहीं कर सकते। आप अपना प्रोडक्ट ऐसे भी, हम जाए ना, अगर मेरे पास आलू है तो मैं आलू लेकर के ठेली लगा के बैठ जाऊँ, उससे बेच लूँ, मुझे ट्रेडमार्क की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे ट्रेडमार्क की ज़रूरत क्यों है? अगर मैंने खेत में आलू कोई विशेष तरह का लगाया और कोई और उसे रात में उखाड़ के खा के बेच के चला गया, तो वेयर आई विल गो? नथिंग आई हैव इन माई हैंड्स, नो राइट आई हैव, कोई मेरे पास लीगल है ही नहीं कि तुम इसको ले सकते हो। क्या पता कि वो तुमने लगाया, मेरे पास कुछ नहीं है। दैट इज, हम कहते हैं जब समय खराब होता है तो फिर सब इन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज जब तक चल रहा है तो चल रहा है। तो हम ट्रेडमार्क के बिना, सर्विस मार्क्स के बिना भी कर सकते हैं ट्रेड, लेकिन अगर जब हमको कभी जुरिस्डिक्शन की जरूरत पड़े तो हमारे पास फाइल करने के लिए कोई लीगल बेसिस नहीं होता जिससे हम लड़ सकें, इसलिए हमारे लिए ट्रेडमार्क जरूरी है। वो कोई भी ब्रांड हो सकता है, शेप ऑफ गुड भी हो सकता है। आपने देखा एप्पल इज नथिंग, एप्पल में आधा कटा हुआ सेब, आधा कटा हुआ सेब, वो उसका ट्रेडमार्क है। कुछ भी हो सकता है, देर हमने कहा ना, जब म्यूजिक हो सकता है, कोई वीडियो हो सकता है, उसमें कोई एरोमा हो सकता है, एनीथिंग, कुछ भी ट्रेडमार्क में हो सकता है यहाँ। और इवन द कलर, इवन द फॉन्ट साइज, कई बार हो सकता है कि LG ने इतना लिखा हो, उसमें 2 लाइन का स्पेस छोड़ दिया हो, अपने मार्क और उसके टेक्स्ट के बीच में स्पेस छोड़ दिया हो, लेकिन कभी कभी किसी ने 2 स्पेस, कभी ने 3 स्पेस। इसकी वजह से ट्रेडमार्क क्यों ज़रूरी है और हमको कंसंट्रेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाजार में दिखता है फेयर एंड लवली और कभी कभी हमको दिखता है केयर एंड लवली। इज इट केयर एंड लवली और फेयर एंड लवली की जगह कुछ भी। सो दिस इज अगेन द वायलेशन इज देयर। एक इम्यूल और अमूल का मैं एग्जांपल आपको दूंगी, वेरी इंटरेस्टिंग वन। अमूल और इम्यूल दोनों एक से लगते हैं, कंफ्यूज हो जाता है, ये इम्यूल का है, अमूल का ए और एन हम देख नहीं पाते क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट कराता है कंज्यूमर को, तो ये भी इन्फ्रिंजमेंट है, तो सेम भी नहीं होना चाहिए। तो अगर वो पता लग गया कि फेयर एंड लवली, आपने देखा ना, वो आजकल वो अगर कोई कुरकुरे के एक पैकेट में कुछ आता है तो उसमें कुरकुरे की जगह KUR की जगह KURE लिखा होता है, करकुरे। सो दिस इज अगेन, तो ऐसे छोटी छोटी गलतियां हैं जिसको हमको ट्रेडमार्क ढंग से देखना चाहिए। जब हम लेते हैं चीज़ों को तो हमको भी इस पर कंसंट्रेट करना चाहिए, बिकॉज वो किसी भी इंडस्ट्री की लॉयल्टी, उसकी फेम, उसका पैसा, उसका इन्वेस्टमेंट, उसका प्रॉफिट सबको अफेक्ट करता है। क्योंकि फिर हम देखते हैं इम्यूल, हमने कहा अमूल का बटर तो बहुत खराब है, लेकिन हमने कहा अमूल लिया ही नहीं, हमने तो इम्यूल लिया था। तो वो सारी की सारी पब्लिक में उसका क्या होता है, डिफेम होने की वजह से हमको ज़रूरी है कि हम उसका ट्रेडमार्क लें एंड प्रॉपर कंसिडर ऑन द ट्रेडमार्क्स वन। नाउ द अदर मे बी यूज ऑफ पेमेंट बेसिस। एक मिनट, हम ट्रेडमार्क किसी और को भी दे सकते हैं, जैसे आजकल नाम पता नहीं लेना चाहिए नहीं, बाबा रामदेव जी ने भी अपना ट्रेडमार्क का पतंजलि किसी को दे दिया और वो उनको बेच रहे हैं। इसमें कोई वो नहीं है, वो ट्रेड सीक्रेट है, ट्रेड आप कर सकते हो, इसमें कोई इलीगल काम भी उनका नहीं है। तो हम कह रहे हैं कि अगर वो पतंजलि को किसी प्रोडक्ट को कहते हैं कि आप पतंजलि से इसको बेच दो, तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है, दिस इज लीगल, वो कर सकते हैं। इसका मतलब है थर्ड पार्टी को अगर आप चाहते हो तो अपने अकॉर्डिंग आप ट्रेडमार्क अपना उस दूसरे को दे सकते हो। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट, ओके, या ये सब बदल गए हैं सर, स्लाइड्स कुछ गलत हो गई हैं। दिस TM, ऊपर जो TM लिखा है, दिस इज फॉर ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क मतलब दिस इज बेसिकली फॉर द आइटम। जैसे हम कोई भी चीज़ बेचते हैं, फ्रिज है, ये है, वो है, कोई भी चीज़ बेच रहे हैं हम, उस पर है ट्रेडमार्क, बिजनेस ट्रेड अगर करें। नेक्स्ट वन इज सर्विस मार्क। सर्विस मार्क इज फॉर दोज
विच इज़ नॉट द आइटम वन बट द सर्विसेज, जैसे ओला है, ये सर्विसेज है, नथिंग, दिस इज अगेन द ट्रेडमार्क है। ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, जिस SMG यूज़ करते हैं फॉर द सर्विस, जो सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, जैसे होम डिलीवरी करते हैं। मैकडोनल्ड है, मैकडोनल्ड के पास दोनों हैं, मैकडोनल्ड के पास चाय नहीं लगी, ये चाय नहीं, सर टाइम ज़्यादा हो गया है तो मैं बंद भी कर सकती हूँ सर, क्योंकि मुझे नेगी सर ने इंस्ट्रक्ट किया था कि सब सो जाते हैं 1 घंटे के बाद, इसलिए आप 1 घंटे से ज़्यादा एक्सीड ना करें उसे। तो एंड दिस नेम फॉर द ट्रेडमार्क सर, ट्रेडमार्क हमने बोला किसी आइटम के लिए दिया जाता है, सर्विस मार्क सर्विस के दिया जाता है। जैसे मैकडोनल्ड का दोनों, क्योंकि वो ट्रेड भी करता है अपने आइटम्स को भी और आपको सर्विस भी प्रोवाइड कराता है। तो दिस इज कुछ नियम बने हुए हैं कि अगर आपको ऐसे करना है तो आपको ट्रेडमार्क को उसमें मेंशन करना एडवाइजेबल होता है ट्रेडमार्क, क्योंकि सर्विस मार्क और ट्रेडमार्क दोनों अलग अलग हैं लेकिन एक ही तरह से हैं। द थिंग इज सर्विस मार्क जो आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, ट्रेडमार्क जो आपको आइटम प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट वन इज दिस आर, छोटे से गोले में आर लिखा होता है, दिस आर इज फॉर द रजिस्ट्रेशन। कुछ चीजें रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड है, हम कई बार अपना नाम ऐसे ही लिख देते हैं बिना रजिस्ट्रेशन के, वो भी जरूरी नहीं है कि आप चीज़ों को रजिस्टर करवाएं, लेकिन अगेन द प्रॉब्लम में भी देयर जब दिन खराब हो तो रजिस्टर, कई बार आर लिखा भी होता है, ट्रेडमार्क भी जरूरी नहीं है कि आपने रजिस्टर करवाया हो, लेकिन अगर आपने वो रजिस्टर करवाया है, स्टेट में रजिस्टर करवाया है, तो आप इंफ्रिंजमेंट के केस में केवल स्टेट लेवल पे ही जुरिस्डिक्शन के लिए जा सकते हो। नेशनल रजिस्टर में आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हो, और अगर आपके पास इंटरनेशनल है, यूएस पेटेंट अथॉरिटी से किया हुआ है, तो आप इंटरनेशनली उसको अगर कोई वायलेट करे तो आप इंटरनेशनल कोर्ट तक भी उस लड़ाई को लड़ सकते हो। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस आर। नेक्स्ट वन सर, दीज आर कम, ये केवल बच्चों को दिखाने के लिए कि दीज वी कॉल देम द ट्रेडमार्क्स। इसके अलावा द बैंक ऑफ इंडिया, ऊपर बैंक ऑफ इंडिया हिंदी में, उसके नीचे इंग्लिश में, इस फॉन्ट में, इसी साइज में, इसी फॉन्ट में, ये स्टार में, ये सब एग्जाम्पल्स हैं आपके पास। इसके नीचे फिर लिखा है रिलेशनशिप बियॉन्ड, क्या लिखा है सर, बैंकिंग। ये कोई और भी नहीं लिख सकता इफ इट इज द ट्रेडवर्क एंड रजिस्टर और ट्रेडमार्क अगर है तो इसको नीचे कोई लिख भी नहीं सकता, कोई बैंक वाला इसको कॉपी भी नहीं कर सकता। तो ये सब है। एक्सिस बैंक का ये जो आधा एरो का सा डिज़ाइन या ट्रायंगल का सा डिज़ाइन कोई और इसको नहीं इस्तेमाल कर सकता है, तो यू कैन गो फॉर द टू शूट द, आप कहीं भी फाइल द शूट, यू कैन गो फॉर द दिस जुडिशियल। नेक्स्ट वन इज ये अपोलो का, ये क्योंकि हमने केवल लिए हैं, ये कैन का है, दीज ऑल आर द इंडियन कंपनीज। नेक्स्ट वन, दिस इज द ट्रेड वॉर अगेन, अमूल और इम्यूल की जो मैं बात कर रही थी। दिस अमूल इज द गुजरात बेस्ड कंपनी, सबको मान लो अपूर बटर ये सब हम लोग जानते थे। बीच में सन तो शायद मैं भूल भी गई हूँ सर, और मैंने इसमें लिखा भी नहीं है कितना कब का रजिस्टर हुआ, कब का बैटल है, कब खत्म हुआ, डेट वाइज मुझे नहीं मालूम। लेकिन अम्यूल जो है, दिस इम्यूल इज, इधर है इम्यूल इज एक्चुअली द इच्छामती मिल्क यूनियन लिमिटेड, दिस इज फ्रॉम वेस्ट बंगाल, और ये है अमूल का। एंड बोथ आर वर्किंग इन द डेयरी सेक्टर एंड प्रिपेयरिंग द गुड्स एज इट, मतलब लाइकवाइज दोनों के दोनों एक से प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये अम्यूल डिसेप्टिवली सिमिलर टू इम्यूल, लग रहा है ना, डिसेप्टिवली मतलब किसी को धोखा देने के लिए, जैसे मैंने बोला फेयर एंड लवली की जगह फेयर एंड लवली लगा दिया, या किसी अगर जगह इमामी की जगह कई बार अमामी भी लिखा होता है, इमामी क्रीम वाले अमामी भी लिखा है, डाबर की जगह BUR की जगह BER भी लिखा हुआ होता है, तो पर्ल जी भी लिखा होता है सर, ऐसी कई चीज़ें होती हैं। तो ये दिस इज अगेन, ये भी इंफ्रिंजमेंट है, हालांकि वो बिल्कुल एक सा नहीं है। हम कह रहे हैं कि जो एक सा हो उसको तो आप कॉपी नहीं कर सकते, आपने कॉपी भी नहीं किया, लेकिन नियत तो खराब थी। नियत इज टू डिसेप्ट समवन, किसी को धोखा देने की नियत से भी अगर कोई काम किया जाता है, और इसके बाद से इम्यूल और अमूल के बाद से डिसेप्टिविटी के लिए अगर कोई काम किया जाता है, तो वो भी वायलेशन होता है किसी के पेटेंट ट्रेडमार्क का। पहले तक ऐसा होता था, कोई बात नहीं, इसने सेम तो नहीं किया, कोई बात नहीं, सेम तो है, चेंज तो है, इट इज गोइंग ऑन।
लेकिन जब अमूल के केस में बहुत इसकी रेपुटेशन खराब हो गई अमूल की, तो उसने क्लेम फाइल कर लिया और वो उसके बाद फिर जीत भी गया। और उसके बाद से फिर इम्यून को पैसा भी देना पड़ा, उसके कुछ प्रोडक्ट बैन भी हो गए और कुछ समय के लिए उसको मार्केट से भी बैन कर दिया गया, कुछ समय के लिए। दैट डिपेंड्स, कभी कभी तो पूरा का पूरा टर्मिनेट ही कर दिया जाता है, इंडस्ट्री को ही सीज कर दिया जाता है, लेकिन दैट डिपेंड्स ऑन द जिसके सीरियसनेस ऑफ द फैक्ट। नेक्स्ट वन, लेआउट डिजाइन फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ये भी अभी तक सर दो हमारे पास आ गए, क्योंकि हमारे पास वो स्लाइड नहीं थी। तो हम जो पेटेंट कर सकते हैं, अभी तक हमने बताया कि पेटेंट, पहला जो हमारे पास IPR होता है वो पेटेंट है, हमारी प्रॉपर्टी इंटेलेक्चुअल राइट है, हम पेटेंट करके उसको कर सकते हैं, इज इट। सेकेंड वन इज ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क जो हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, हमने अपने आप डिजाइन किया है, हमारा जो मार्क है वो भी हमारा IPR है, वो हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, क्योंकि उसको हमने डिजाइन किया है। नेक्स्ट वन इज द लेआउट डिजाइन। कैसा डिजाइन होगा, लेआउट डिजाइन फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट्स। फिजिक्स वाले ज़्यादा सामने हैं, गुरुपत सर बैठे हैं, सर्किट्स वगैरह के जितने भी डिज़ाइन होंगे सर वो पेटेंटेबल होते हैं, वो इस तरह से उन पर भी हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को जान सकते हैं। बहुत ज़्यादा बोलना इस बारे में सर के सामने ठीक नहीं है, ये सब प्रोटेक्शन एरिया है मैटर के, बहुत ज़्यादा सेमीकंडक्टर्स पे भी हमें नहीं मालूम, बोलूँगी तो फंस जाऊँगी, सर नहीं होते तो शायद कुछ बोल भी लेती। सो ओके, दिस वन इज द राइट टू एम्पावर द रिलीफ फ्रॉम द इन्फ्रिंजमेंट टू यूज द लेआउट फॉर द कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन। तो ये यूजुअली फॉर द सर्किट के जो डिज़ाइन होते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स के लिए, उनको भी ये जो इस तरह के जो लेआउट दोनों हैं सर अलग, एक तो लेआउट होता है हमारे आइटम्स का भी, कि हमने उसका शेप कैसे रखनी है, हमने पैकेजिंग कैसे रखनी है, सबकी अलग अलग होती है, वो तो है। लेकिन दिस इज अगेन ये एक अलग ही तरह का, फिजिक्स वालों ने एक कॉन्स्पिरेसी करके एक अलग तरह का ही सर अपने लिए एक इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी राइट लिया हुआ है, जो केवल सर्किट पे पूरा राइट है। नेक्स्ट वन सर, now this is a trade secret, it is again one kind of trade secret, जो जिनकी हम रेसिपीज़ की बात करें, घर में अगर कोई रेसिपी बनती है तो हम अगर पड़ोसी को कभी खाने को दे दी, उसने कहा इसमें क्या डाला था, तो हम बताने में उसको थोड़ा एतराज़ करते हैं, इसलिए कि दैट विल बी कॉमन, और फिर मेरी इंपॉर्टेंस तो खत्म हो जाएगी। चीज़ ठीक है, मुझे पैसा नहीं मिलेगा, पर अगेन ये कैसे कहेगा कि नहीं चटनी तो मैम ने अच्छी बनाई थी। दिस इज द ट्रेड सीक्रेट। अगर हमें बताना है कि अगर कोई भी ट्रेड हम कर रहे हैं, यहाँ कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कॉम्पिटिटिव एज ऑफ दिस एंटरप्राइज। इस समय इस कॉम्पिटिटिव एज में कितने ब्रांड्स हैं, ठंडा कोल्ड ड्रिंक्स के इतने ब्रांड हैं, सबका टेस्ट अलग अलग, ये उनका ट्रेड सीक्रेट है। दोनों का टेस्ट एक्सा जैसा नहीं होता। कई बार हमें लगता है सब लोग बहुत अच्छे से, हम कहते हैं कि ठीक है हमको जो है जो सिट्रस हैं, सिट्रस फ्रूट्स वाली कोल्ड ड्रिंक्स हैं उनको लेनी चाहिए, क्योंकि उनमें थोड़ा सा और अमाउंट्स कम होती हैं, क्योंकि वो प्रिजर्वेटिव का काम करता है, प्रिजर्वेटिव्स कम होते हैं, तो हम उन चीज़ों को ज़्यादा ले लेते हैं। ठीक, अगर वो माउंटेन ड्यू वगैरह जो हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो दैट इज़ द सीक्रेट, वो सीक्रेट है, वो उसको नहीं बताता। एक तो ये चीज़। नेक्स्ट वन इज द नोबल आइडिया इज नॉट कॉमन नॉलेज, कीप इट कॉन्फिडेंशियल। दिस इज ऑल ऑफ अस, ये हम सब के लिए है। इफ वी आर हैविंग द नोबल आइडिया, दैट इज नॉट द पब्लिक प्रॉपर्टी। अगर हमारा पास कोई आइडिया है तो वी हैव टू कीप दैट कॉन्फिडेंशियल। ऐसे नहीं कि कोई रेसिपी मैंने नहीं बताई, अगर मुझे उससे कोई फायदा ही नहीं लेना, अगर मुझे उससे पैसे ही नहीं बनाने, तो मैं क्यों ना बताऊं कि मैंने इसमें जीरा भून कर डाला था। नथिंग ऑफ माई इंटरेस्ट, मेरे इंटरेस्ट का ही नहीं है, तो अगला भी टेस्टी खा लेगा तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर मेरे को उससे फ़र्क पड़ता है, मेरा रेस्टोरेंट अगर उससे कम, मेरा इन्वेस्टमेंट पे फ़र्क पड़ता है, मेरी फैक्ट्री की फेथफुलनेस पे फ़र्क पड़ता है, सो ऑलवेज कीप इट कॉन्फिडेंशियल। तो आपको उसको कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए। दिस इज एवरीबडी शुड कीप इन माइंड। ओके, कोई भी अगर हमारा ट्रेड सीक्रेट है, वो फॉर्मूला हो सकता है, वो कोई डिवाइस हो सकती है, कोई पैटर्न हो सकता है, कोड हो सकता है, आइडिया, प्रोसेस, कॉस्ट, रेसिपीज, कुछ भी हो सकता है, कोई इंग्रेडिएंट्स भी हो सकते हैं जो हम बताते हैं। हमने बोला हम केवल एग्जांपल सिंपल वाले दे रहे हैं। सो दिस ओनली कैन बी प्रोटेक्टेड थ्रू द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट और बाय मेंटेनिंग इट्स टाइट एंड प्रॉपर सिक्योरिटी। लेकिन बात कहाँ आती है, अगर कोई कंपनी के अंदर कोको कोला का मिक्सचर बनाने वाले आदमी कोई वो पता हो, तो आप कैसे उसे सीक्रेट रख सको? आप उसे सीक्रेट नहीं रख सकते। सीक्रेट रखना इसके लिए कोका कोला कंपनी, ओके नेक्स्ट टाइम हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं। नेक्स्ट वन प्लीज, शायद लिखा नहीं है या फिर आगे आएगा। ओके, सीक्रेट्स में भी
सीक्रेट्स मैन्युफैक्चरिंग हो सकते हैं, कॉमर्शियल हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल हो सकते हैं, कॉमन सी है। सेल्स के मेथड जो होते हैं वो भी सीक्रेट्स होते हैं। हमने अपना सामान बेचने के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाई है, वो भी हमारे ट्रेड सीक्रेट्स हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया, हम अगर चीज़ें हम कहते हैं जिसे हम प्लान कहते हैं, जो हमारा इंडस्ट्रियल प्लान होता है, ये करेंगे, इतने पैकेज बताएंगे, गांव लेवल पे यहाँ दे देंगे, इतना हम यहाँ से इतने सेल्स एग्जीक्यूटिव कर देंगे, ये कर देंगे, ये भी हमारा ट्रेड सीक्रेट है। केवल हमारी रेसिपीज़, हमारी जो खाने की चीज़ें, हमारे जो सर्किट्स, हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स, हमारे जो भी कुछ भी चीज़ें अगर हमारे आइटम्स हैं, उनके अलावा जो सीक्रेट्स हैं वो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न इन द मार्केट, वो भी हमारा है। सेल्स के मेथड हमने क्या क्या किए, एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजीज, हम एडवर्टाइज के लिए क्या क्या कर रहे हैं, हम एडवर्टाइज के लिए क्या कर रहे हैं, वो भी हमारी स्ट्रेटेजीज है, वो भी हमारा सीक्रेट है। वो भी हम किसी को नहीं बताते कि हमेशा कोई अमूल की चीज़ क्यों लेता है भाई इसके लिए, या फिर जैसे प्रमोशनल प्रोसीजर्स हैं, पिक्चर के प्रमोशन के लिए कोई क्या करता है वो पहले नहीं बताता। जब प्रमोशन के लिए हीरो हीरोइन यहाँ पे आते हैं, अलग अलग तरह के तरीके अपनाते हैं, वो उनके प्रमोशन का तरीका है, वो उनके सीक्रेट्स हैं कि कैसे वो अपनी मूवी को प्रमोट कर रहे हैं, तो उनको प्रमोट करने के वो तरीके हैं, वो भी सीक्रेट्स में आते हैं। एडवर्टाइजिंग है, सप्लाईज क्लाइंट की लिस्ट है, अगर मैं कोई चीज़ बनाती हूँ तो कौन कौन खरीदेगा, कई बार अगर मैं सोचूं कि मैं ये बिजनेस करती हूँ लेकिन खरीदेगा कौन, तो अगर मेरे पास वो है तो वो भी हमारे पास सीक्रेट होना चाहिए। मैन्युफैक्चर के प्रोसेस तो है ही, अगेन द सेम थिंग, दिस इज फॉर द अनलिमिटेड टाइम। ये जो आपका अभी तक हमने आपको बताया था सारी चीज़ें आपके पास लिमिटेड टाइम के लिए होती हैं, लेकिन जो ये सीक्रेट है, क्योंकि इस पर तो आपका इन्वेस्टमेंट डिपेंड है, इसको आप कोई ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन केवल और केवल ये आप पे डिपेंड रहता है कि द सीक्रेट्स हाउ यू कैन रिमेन द सीक्रेट एज। आप अपने घर के अंदर की बात कितने घर के अंदर तक रख सकते हो, वो केवल आप पे डिपेंड होता है। इसके लिए कोई लीगल आप प्रेशराइज किसी को, या फिर आप कह सकते हो कोई ऐसी प्रोसेस नहीं है कि इसको कैसे किया जाए। आपके पास एम्प्लॉय है, आप उसे कैसे बताओगे कि कोको कोला में ये मत डालो, लेकिन जब आप उसके एम्प्लॉयमेंट में लिख रहे हो कि अगर ये सीक्रेसी लीक हुई तो इतना आपसे रिफंड ले लिया जाएगा, तो वो नहीं बताएगा। अगर ऐसा हुआ तो ये कर दिया जाएगा, आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, आपसे पैसा वसूल कर लिया जाएगा, तो वो नहीं बताएगा। ये आपकी स्ट्रेटेजी है कि आप अपने सीक्रेट को सीक्रेट रखने के लिए किस तरह के तरीके अपनाते हैं। नेक्स्ट वन है ये केस स्टडी सर, कोको कोला की जो हम बात कर रहे हैं। सर आप ऐसा कठिन मत पूछना, इंटरेक्शन हो। यस सर, सर प्लीज सर आप खड़े रहेंगे प्लीज। नॉलेज आपने लिखा है, यस सर। तो ऐसे कहीं केसेस मिलते हैं कि ट्रेडिशनल नॉलेज को एनजीओज वगैरह ने एक्सप्लॉइट किया? एक्सप्लॉइट के तो हैं सर, लेकिन एक्सप्लॉइट तो किया है, लेकिन अनटिल अनलेस हमने उसको पेटेंट नहीं किया तो हम उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। अच्छा, वो ट्रेडिशनल नॉलेज पेटेंटेड नहीं है? पेटेंट नहीं है क्योंकि वो पब्लिक सेक्टर में पब्लिक इंटरेस्ट का है, वो पेटेंटेबल नहीं है, लेकिन वो चीज़ पेटेंटेबल है अगर वो हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज को अफेक्ट कर रही है तो हम उसे पेटेंट नहीं कर सकते। अच्छा, गेटिंग सर? नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे एनजीओज बहुत काम करते हैं, ठीक सर। तो एक समय में हम देखते थे, अब हमको इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है कि किसी कम्युनिटी में गए, किसी ट्राइबल एरिया में गए, तो वो कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं। जी सर। उसको उन्होंने दे स्टार्ट मार्केट और उसमें से वो प्रॉफिट अर्न करना है। क्या कुछ ऐसे केसेस लॉज्ड हैं हमारे कोर्ट्स में? जब तक हमने सर अगर उस नॉलेज को, हमारे पास कोई प्रूफ ही नहीं है कि ये मेरा नॉलेज है, जब तक हमने उसे पेटेंट नहीं किया या फिर हमने उसको इस पेटेंटेबल, हमने कहा ना सर ठीक है ट्रेडिशनल नॉलेज पेटेंट नहीं है, लेकिन जैसे हमने एग्जांपल आपको दिया था ना सर करक्यूमिन का, हल्दी का, उसका जो एक्टिव प्रिंसिपल है वो तो पेटेंट किया जा सकता है। वो अगर पेटेंट कर दिया तो ऑटोमेटिकली फिर एनजीओज पे बैन लग जाएगा ना सर, कोई उसे यूज़ नहीं कर पाएगा। लेकिन एज सच ट्रेडिशनल नॉलेज को हम पेटेंट नहीं कर सकते। एज सच ट्रेडिशनल नॉलेज अगर किसी चीज़ से अफेक्ट हो भी रहा है, अगर माना मैंने कह दिया कि ये वाली दवाई इससे होती है, लेकिन उसके मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, पेटेंट तो कर दिया कि मेरे दादाजी पीलिया के लिए ये चीज़ करते थे, मैंने पेटेंट फाइल कर दिया, या ये चीज़ करते थे, लेकिन वो तो था ही नहीं सर, प्रूफ तो है ही नहीं ना कि मेरे दादाजी क्या करते थे, कोई फाइल ही नहीं किया हमने तो पेटेंट उसको। हमने जो ये हल्दी पे हम लड़ पाए, तुलसी पे लड़ पाए, नील पे लड़ पाए, वो इसलिए लड़ पाए क्योंकि हमारे पास उसका डॉक्यूमेंट था, हमारे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ उसका है। लेकिन हमारे सर वो तो फिर वायोलेशन किया नहीं ना उन्होंने,
यही तो बात है ना जो हम आपसे कह रहे थे सर, कि मैंने अगर कोई कविता लिखी और उस पर कॉपीराइट ही नहीं लिया, उस पर कॉपीराइट कोई और अपने नाम से छाप देगा उसे, या मैंने वो छुपा के रखी थी यहाँ, किसी ने चोरी कर दी और मुझसे पहले उसने छाप दी, तो सर वो तो उसका कॉपीराइट हो गया ना। फिर अब मैं कुछ नहीं कर सकती, वो मेरी लापरवाही कि मैंने ऐसा किया। तो कॉपीराइट जिसने फाइल किया, कंजप्शन डेट इज इम्पॉर्टेंट। जिस दिन आपने फाइल किया आपके वो तो नामुस हो गया, फिर आप लड़ते रहो। कई बार केसेस जीत भी जाते हैं, कई बार हार भी जाते हैं, लेकिन ओके सर, शुड आई प्रोसीड सर? ओके, नाउ द कोका कोला रेसिपी इज देयर। कोका कोला के बारे में ये कहा जाता है, नेट पे भी मुझे ये नहीं मिला, वहाँ भी ये था कि दिस इज, ये कहा जाता है कि वहाँ पर जो रेसिपीज होती हैं तो वो सीक्रेट कैसे रहती हैं कि पूरी रेसिपीज एक ही को नहीं मालूम होती। आधी रेसिपी यहाँ से यहाँ तक वाले अलग लोग होते हैं, यहाँ से यहाँ तक वाले अलग लोग होते हैं, यहाँ से यहाँ तक वाले अलग लोग होते हैं। तो दिस इज द प्रोसीजर टू कीप द सीक्रेट। कोका कोला अपना सीक्रेट ऐसे करके सीक्रेट रखता है, और मैन्युफैक्चरर्स भी ये करते हैं। तो ये कोका कोला के फर्स्ट टाइम ये हुआ था जब उन्होंने किया था। अब तो हमने चोरी करके, खैर हम सभी कर देते हैं कि किसी को हम कुछ बताते हैं, किसी को कुछ बताते हैं, किसी को कुछ, लेकिन कोका कोला कंपनी ने अपना सीक्रेट को सीक्रेट रखने के लिए किसी भी एम्प्लॉय को उसको पूरा का पूरा रेसिपी मालूम नहीं होता। दैट इज इन पार्ट, सिंगल पीस में किसी को मालूम नहीं होता। नाउ द एल्गोरिथम ऑफ द गूगल सर्च इंजन का never relied complete code even after multiple revision of the specific laws। गूगल कैसे काम करता है, कैसे सर्च इंजन काम करता है, कैसे हमारे जो कुकीज़ होती हैं वो हम पे कैसे नज़र रखती हैं कि अगर आपने कोई मूवी डाउनलोड कर दी तो आपके पास मूवी के ऐड आते हैं। हाउ दे आर कीपिंग आई ऑन अस। अगर हमने कोई भी चीज़ बाइक दबे, कभी आपने कोई गाड़ी का मॉडल देख लिया तो फिर आप क्या करो कि आप नेट खोलो, ये खोलो, वो खोलो, मैसेज खोलो, ये खोलो, आपके पास वही डिज़ाइन आते रहेंगे। ये कैसे काम करता है, क्या होता है, ये भी गूगल के किसी एक आदमी को नहीं मालूम होता। ये भी उसके पास अलग तरह के ले होते हैं। पूरा एल्गोरिथम जो गूगल सर्च इंजन का होता है वो अलग होता है। नाउ सर टाइम देखिए ओके सर, फिर तो द नेक्स्ट वन इज, और दूसरी बात तो है ही, साइबर अटैकर्स एवरीवेयर। सो सीक्रेट को सीक्रेट रखना भी ज़रूरी है। अगर गूगल इस तरह से सब चीज़ों को ओपन कर देगा फिर तो सबके बैंक अकाउंट, सबके पैसे, सबकी प्राइवेसी और सबका सब कुछ दैट विल बी ओपन एंड दैट इज नॉट गुड फॉर द सोसाइटी। नेक्स्ट वन सर, इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस। ये भी हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में आते हैं। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन मतलब जो भी हमारे जैसे क्रिएटिविटी कम्स इन द फॉर्म ऑफ डेकोरेशन, ऑर्नामेंटल, एस्थेटिक अपीयरेंस एंड द ब्यूटीफाई द प्रोडक्ट और पैकेजिंग, ये सब वही है सर इंडस्ट्री के मतलब का। इंडस्ट्री वन डिज़ाइन शुड भी ओरिजिनल होना चाहिए। कोई इंडस्ट्री का अगर मैंने बनाया, हमने बोला ना कोई भी इंडस्ट्री हमने लगाई, उसके अलग अलग साइंस होते हैं। अगर वो साइन हैं मेरे हैं तो कोई उनको इन्फ्रिंज नहीं कर सकता। 24 का मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ प्रोजेक्शन इज डिज़ाइन प्रोवाइडेड अंडर ट्रिप्स एग्रीमेंट। ये सारी चीज़ें ट्रिप्स एग्रीमेंट के अंदर होती हैं। ट्रेड का जो ट्रेड मार्केटिंग के जो ऑर्गेनाइजेशन है, अथॉरिटी है, ट्रिप्स के अगेंस्ट ही पूरा इंडस्ट्रियल का आता है। नेक्स्ट वन सर, नेक्स्ट प्लीज। जियोग्राफिकल इंडिकेशंस, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर आरती मैम। आरती मैम कहती हैं कि आई थिंक दिस वन इज वेरी इंटरेस्टिंग वन। ये जो IPR है ये बड़ा इंटरेस्टिंग टाइप का है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन मतलब कि जो किसी जगह की जियोग्राफी को बताता है। जियोग्राफी को बताते हैं मतलब हिमाचल का सेब, अभी हम बात कर रहे थे वाई नॉट फॉर द टिहरी की नथ, ये इंडिकेशन है। अगर ये है तो टिहरी की नथ है। ये जियोग्राफिकल इंडिकेशंस हैं और ये इंडिकेशंस पे भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मिलता है, बट वी हैव टू प्रूव। आंटी अभी डिस्कस कर रहे थे, हमें नहीं मालूम कि ये अभी बहुत ज़्यादा स्टडी हम नहीं कर पाए थे ऐसे, लेकिन ये नथ पे कितना काम हुआ नहीं हुआ, किसी ने पेटेंट फाइल नहीं किया, कल्चरल पे जो लोग काम करते हैं वो ये सब है या नहीं है, या कितना ये पेटेंटेबल है या नहीं है। अगर क्योंकि डिज़ाइन तो पेटेंटेबल हैं, डिज़ाइन को आप पेटेंटेबल कर सकते हो, लेकिन ये टिहरी की नथ, हमारी मिठाइयाँ, हमारी बाल मिठाई, ये सब चीज़ों पर हम कह रहे थे। तो ये सब चीज़ें हमारे जोग्राफिकल इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कुल्लू का शॉल, जयपुर की साड़ियाँ, चंदेरी सिल्क, हिमाचल का एप्पल, तिरुपति के लड्डू, पुरोला के लाल चावल और टिहरी की नथ। सॉरी, इसको लिखना बहुत ज़रूरी था जो हम भूल गए ये, लेकिन इस पर भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इन जोग्राफिकल इंडिकेटर्स पे भी मिलता है। जिस तरह के एप्पल्स वो जो हैं उन पर भी कॉपीराइट है। नेक्स्ट सर, नागपुर का ऑरेंज। और ये क्यों किया जाता है? जिससे कि हमारे जो लोकल प्रोडक्ट हैं उसको इनकरेज करने के लिए। नेक्स्ट वन,
ये तो सब सारा गलती हो गया सर. दिस इज अबाउट द कॉपीराइट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइल चाहिए. ओके, दिस कॉपीराइट हमको कहाँ कहाँ मिल सकता है सर? एक ही मैंने ये हाईलाइट किया है सर, दिस इज द नेगेटिव राइट. मैं ये कहना चाहती हूँ कि दिस कॉपीराइट इज अ वेरी इजी वन, और इट डजेंट मैटर वेदर द डॉक्यूमेंट इज स्टूपिडली रिटन, सोसाइटी पे कोई कैसा असर डाल रहा है, क्या कर रहा है, कैसा कुछ भी है, जस्ट यू हैव राइट समथिंग एंड यू विल गेट कॉपीराइट फॉर इट. कुछ भी लिखा, ये लिखा, वो लिखा, कुछ नहीं, वो पब्लिश कर दी ना, कहीं भी ऑटोमेटिकली यू आर गेटिंग. पब्लिशर के पास आप चले गए, पब्लिशर के पास कॉपीराइट होता है. आपकी बुक पब्लिश हो गई, चाहे वो अच्छी है बुरी है, आपने क्या लिखा नहीं लिखा, लैंग्वेज खराब है. कई बार हम भी सब वी ऑल गो थ्रू द बुक्स जहाँ पर कुछ का कुछ बीच बीच की लाइन, इवन द सेंटेंसेज आर नॉट देयर, क्योंकि वो सब कॉपी पेस्ट का जब जमाना आ गया, प्रूफ रीडिंग भी नहीं करते सर, और उन पर भी कॉपीराइट. दैट्स व्हाई आई कॉल इट द नेगेटिव राइट. क्योंकि कुछ भी लिखो, आप किताब छाप दो, आप बस आपको कॉपीराइट उसका मिल जाता है. और कोई आपको क्रिएट कर अगर उसमें से कुछ लिखता है तो वो फिर आपका क्या कर लेता है, आपका नाम लिखेगा, दिस इज द रेफरेंस पेज नंबर इतना इतना, ये इसका ISBN फलाना ये सब चीज़ें. ओरिजिनल वर्क अगर है तो कॉपीराइट उस पर मिलता है, आपके स्किल को प्रोटेक्ट करता है. ऑब्वियस है, आपके स्किल, और अगर स्किल ना भी है लिखने का तो आपका लेबर तो है ही. किताब लिखने में से लेबर तो लगी है, उसके से तो प्रोटेक्शन मिलना ही चाहिए, चाहे वो जो भी लिखे, कोई भी मैसेज दे. तो ये कॉपीराइट उसके लिए मिलता है. ये ज़रा मुझे याद नहीं है. कॉपीराइट जो है वो चाहे एक्यूरेट हो, चाहे फुलिश हो, चाहे वाइज हो, इनएक्यूरेट हो, कैसे भी लिटरली मेरिट्स हों डिमेरिट्स हों, सब पे आपको कॉपीराइट मिल जाता है. लेकिन अगर पब्लिशर, और मजे की बात, और पब्लिशर अगर मर भी जाए आदमी, उसके 50 साल तक भी आपको मिलेगा. मतलब एक तो जिंदा रहते हुए भी सोसाइटी अगर खराब कर दी तो कर दी, उसके 50 साल तक भी आपके पास उसका कॉपीराइट है. तो आपको उसको कोड करना ज़रूरी है, ये भी मिलता है. और इसमें सर बहुत ज़्यादा कॉपीराइट्स हैं. हम बोल रहे थे ना कि आपको म्यूज़िक के लिए भी कॉपीराइट मिलता है, मूवी के लिए भी मिलता है, सिनेमेटोग्राफी के लिए मिलता है, पोएम्स के लिए मिलता है, वट एवर द डॉक्यूमेंट यू आर गोइंग टू राइट, जो भी डॉक्यूमेंट आप लिखते हैं उन सब पे आपको कॉपीराइट मिलता है. अगर वो पब्लिश हो गया, क्योंकि पब्लिशर के पास होता है, ऑटोमेटिकली यू आर गेटिंग द राइट ऑफ द कॉपीराइट. नेक्स्ट सर, नेक्स्ट प्लीज. म्यूजिशियन, फिल्म प्रोड्यूसर, आर्टिस्ट, कल्टिवेशन टेक्नोलॉजी, सिनेमेटोग्राफर्स, राइट, ऑथर, ड्रामा राइटर्स, इन सबको मिलता है. बट नॉट फॉर आइडिया, नॉट फॉर फैक्ट्स, नॉट फॉर फ्रेजेस, नॉट फॉर द नेम और द टाइटल. अगर आप अपने नाम पे कॉपीराइट ले लो कि मुझे नाम पे कॉपीराइट मिल जाए, वो कॉपीराइट नहीं मिलेगा. कोई आइडिया है, आइडिया पे कॉपीराइट नहीं मिलता, लेकिन आइडिया के इम्प्लीमेंटेशन पे जरूर आपको आइडिया मिल जाता है. आइडिया को आप इम्प्लीमेंट कैसे करें, क्योंकि जो भी हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, चाहे पैसा बना रहे हैं, चाहे जो भी कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट अवर आइडिया. उस आइडिया पे, लेकिन आइडिया पे नहीं, आइडिया के इम्प्लीमेंटेशन पे आपको मिलता है, लेकिन आइडिया पे नहीं मिलता. नेक्स्ट वन प्लीज. नेक्स्ट अगेन दिस कवर्स द कॉपीराइट एक्ट 1957 एक्ट है. राइट टू एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया, नॉट आइडिया इटसेल्फ. हमने बोला ना, आइडिया को आप एक्सप्रेस करते हो, उस पर आप कॉपीराइट ले सकते हो, किसी आइडिया पे कॉपीराइट नहीं ले सकते आप. जो आपने लिखा है आप उस आइडिया के एक्सप्रेशन पे ले सकते हो. कॉपीराइट लाइफ टाइम होता है, मरने के लिए 50 साल तक मिलता है. 50 फिल्म के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए 50 साल, नो नीड हार्ड सॉफ्ट कॉपी की कोई ज़रूरत नहीं होती. और जैसे रिटायरमेंट एज होती है ना सर, कि चाहे अगर ये मिल गया, जैसे माध्यमिक में होता है कि 25 तक अगर हो गया, माना मैंने मेरी जो डेट है, कंसेप्शन की डेट इस तारीख तक है, तो वो कंसेप्शन डेट के अगर सपोज मेरी ज्वाइनिंग यहाँ तक है तो मुझे 17 लाभ मिल जाता है, होता है ना सर. तो ये इसमें भी 17 लाभ मिलता है. अगर आपने पेटेंट कॉपीराइट अगर लिया है और वो 50 सालों तक है इनमें, तो वो 31 दिसंबर लास्ट तक आपको वो साल मतलब एयर लाभ आपको मिल जाता है. ये फेयर यूज, पब्लिक बेनिफिट, एजुकेशन, थेरेपेटिक यूज और फेयर यूज आर एक्सक्यूजेज. कॉपीराइट है, लेकिन अगर उस कॉपीराइट आपका है, यानी बिना आपकी इजाज़त के, बिना कर्सी के, बिना रेफरेंस के आपको इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन अगर उसका यूज़ पब्लिक बेनिफिट के लिए किया जा सकता है, एजुकेशन के लिए किया जा सकता है, स्टडीज़ के लिए, थेरेपेटिक यूज़ के लिए किया जा सकता है, फेयर यूज़ जिसे हम कह रहे हैं सर, विदाउट मेकिंग द मनी, वी कैन यूज़ दैट कॉपीराइट. नेक्स्ट वन प्लीज. फेयर यूज़ की रेस्ट्रिक्शंस देखो हमने कहा सर. प्लेजरिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट वन. अगर आप फोटो इमेजेस कहीं की कॉपी कर रहे हो अपनी थीसिस में, अपने पेपर में, तो उसकी जितनी उस पेपर में इमेजेस हैं, आप 5 वर्क्स ऑफ वन ऑथर, किसी ऑथर के आप
5 काम को ले सकते हो, 5 वर्क्स ऑफ दैट ऑथर, इज इट? अदरवाइज द 10%, विच एवर इज लेस। अगर 10% कम है तो आप 10% ही ले पाओगे। अगर उसका 5 वर्क्स हैं उसकी, तो आप 5 कामों से लग सकते हो, मतलब जितने भी हैं 5 वर्क्स ऑफ दैट ऑथर, 1 2 3 4 साइटेशन सर। नहीं, विदाउट नॉट विदाउट साइट तो आपको करना ही है सर। हाँ, साइट तो करना ही है सर, साइट तो आपको करना ही करना है सर। साइटेशन के बाद भी ऐसा नहीं है कि माना सपोज आई एम डूइंग, मैं किसी चीज़ पे काम कर रही हूँ और मैंने पूरा पूरा पैरा ही उतार दिया उसका, कुछ 4 पेज ही उतार दी मैंने और नीचे से लिख दिया और आर द रेफरेंस ऑफ आइडियाज। ये भी है सर, ऐसा नहीं कर सकते। इवन आई कैन टेक डेटाबेस, डेटाबेस को भी हम पेटेंट कॉपीराइट कर सकते हैं। डेटाबेस दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग वन। डेटाबेस को हम कॉपीराइट कर सकते हैं, उस पर हमको कॉपीराइट मिलता है। सपोज मैंने डेटा तैयार किया कि हमारे यहाँ पर कितने बच्चे हैं, वो किस परसेंटेज वाले होते हैं, ये हैं वो, कॉपीराइट मुझे मिल गया उसका। लेकिन अगर कोई और अगर उसको कॉपी करना चाहे तो 10%, केवल मेरे डेटा को कोई 10% एज इट इज कॉपी कर सकता है एक ही बार में, उसको आप रिफाइन करके कर सकते हैं ना सर। प्लेजरिज्म में क्या करते हैं, विद साइटेशन सर, बिना साइटेशन के तो कर ही नहीं सकते सर आप कॉपी। साइटेशन के बावजूद भी आप उसको एज इट इज कॉपी नहीं कर सकते। अगर आपके पास अगर एक्सेल कोई शीट है, अगर आपके पास डेटा है, डेटा शीट है तो केवल 2500 फील्ड से आप कर सकते हैं। होते हैं ना सर, इतनी बड़ी डेटा शीट अगर आपके पास है तो 2500 से ज़्यादा आप उसकी नहीं कर सकते। फील्ड है ना सर, पॉइंट्स होते हैं जो एक्सेल शीट पे, उससे ज़्यादा आप कॉपी नहीं कर सकते। या फिर 10%, विच एवर इज लेस अगेन, जो भी कम है वो आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, जिस दिन सर सारा का सारा ये हमारा नेटवर्क से जुड़ जाएगा ना सर, पेपर और कॉपी और रिसर्चेस और बुक्स, उस दिन हम सब अंदर होंगे सर प्लेजरिज्म में। Maximum of us, because even we are not going to change the language itself. चेंज लैंग्वेज तो चेंज कर सकते हैं ना, मीनिंग तो चेंज की जा सकती है सर, एज इट इज कॉपी नहीं कर सकते। आप साइट करिए एज इट इज, आप, हम तो ये एज इट इज की बात कर रहे हैं सर, एज इट इज आप इतना ले सकते हैं एज इट इज। उसके बाद आप थोड़ा चेंज करके मीनिंग तो चेंज करनी पड़ेगी ना सर। अगर कोई रिव्यू आर्टिकल लिख रहा है, सपोज मैं लिखना चाहती हूँ कि टेरी गढ़वाल की नथ पे, तो मैंने तो कोई काम नहीं किया, मैंने देखा भी नहीं, तो मैं लिखूंगी कहीं ना कहीं से रिव्यू करना पड़ेगा मुझे, लेकिन मुझे अपनी लैंग्वेज तो बनानी पड़ेगी उसमें। एज इट इज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जो कंप्यूटर है वो हमारी वो लेता है कि इतनी लाइंस, इतने पेजेस, इससे ले लिया। अगर मैंने उसकी भाषा थोड़ा चेंज कर दी, इतनी कर दी, अब इतनी भी हम मेहनत ना करना चाहें और रिसर्च फील्ड में हो तब तो फंस ही जाना अच्छा है। नेक्स्ट वन इज बेंगलोर में 2003 में सर और चेन्नई में 2000 में ये केस स्टडीज हैं जिन्होंने वायलेट किया था। कैसे कि ये वाला केस सबको मालूम है, 2003 में फैक्ट्री वालों ने उसका सॉफ्टवेयर चोरी कर दिया था। और चेन्नई में क्या कर रहा था सर, वो आया था ना सर कि सॉफ्टवेयर कंपनी के बच्चों ने सॉफ्टवेयर कर दिया था, मतलब चोरी कर दिया था। और चेन्नई ने तो वो तो और भी ज़्यादा, चेन्नई ने उन्होंने करके बेच भी दिया, पायरेटेड बना के बेच भी दिया सर। तो ऐसे बहुत इशूज़ हैं जो पायरेट करके बेच देते हैं। नाउ द एप्पल वर्सेस एचटीसी, ये भी एप्पल और उनके वो आपस का मामला चल रहा है, उसमें उसको ये सब कुछ देना पड़ा था। नेक्स्ट वन सर प्लीज, इसलिए सर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। इससे पहले सर प्रीवियस वन, जस्ट आई वांट टू कोट दिस वन। मैं पीछे सर दिस स्टीव जॉब्स, एवरीबॉडी नो स्टीव जॉब्स, हैव यू हर्ड द नेम स्टूडेंट? स्टीव जॉब्स एप्पल के सीईओ, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी बिग पर्सनैलिटी। अगर आप पढ़ोगे तो एवरीबडी शुड गो थ्रू द, एवरीबडी शुड शो थ्रू द बायोग्राफी और ऑटोग्राफी। ऑटोग्राफी तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन बायोग्राफी अगर है तो एवरीबडी आपको जाना चाहिए उसके ऊपर। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंकरेजिंग वन। वो कहते हैं क्रिएट न्यू थिंग्स, डोंट बिलीव ऑन थेफ्ट। हम आजकल विषय मतलब कहीं से कोई चीज़ मिल जाए हम चोरी से ले लें, कहीं से कुछ मिल जाए हमें हम चोरी से ले, जहाँ मौका मिला हम चोरी करने से नहीं हटेंगे। वो कहते हैं न्यू थिंग, डोंट थेफ्ट। चोरी पे विश्वास रखो, बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप पे विश्वास करो। स्टे ट्यून्ड इन मार्केट विद फेयर कंपटीशन। मार्केट में फेयर कंपटीशन के बाद ऑलवेज यू हैव टू स्टे ट्यून्ड विद इट। किसी में भी, ये तो मार्केट की बात करें बिकॉज क्योंकि वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, क्योंकि वो आईटी सेक्टर के पैसा कमाने वाले हैं। हम कहते हैं कि अगर हम भी हैं, एकेडमिक्स में भी हैं, तो हमको कभी भी चोरी नहीं करनी, चोरी से तो खैर बचना ही चाहिए। एंड स्टे ट्यून्ड विद द रिसर्च बैकग्राउंड, स्टे ट्यून्ड विद एकेडमिक्स, स्टे ट्यून्ड विद बुक्स, स्टे ट्यून्ड विद द रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट वन, अगर इन्फ्रिंजमेंट हो जाए तो, इन्फ्रिंजमेंट हमने बोला ना, अगर कोई हमारी वो ले लेता है, फटाफट इससे भी करते हैं सर। परमिशन ऑफ ओनर, ओनर के परमिशन से हम ले सकते हैं। नेक्स्ट वन, आइडेंटिकल रिप्रोडक्शन इज ऑलवेज अवॉइडेड। बिल्कुल एक जैसी चीज नहीं बना सकते। शूट्स कैन बी प्लेस्ड, शूट्स मतलब आप केस फाइल कर सकते हो। अवॉइड डैमेजेस, जितना अवॉइड डैमेज आपको देना होगा, जो भी कोर्ट आपके लिए करेगा वो आपको डैमेजेस का अवॉर्ड उसे देना पड़ेगा। जैसे इम्यून कंपनी ने करोड़ों रुपए में अमूल कंपनी को भी दिए थे, सीज भी हुआ था, टाइम भी हुआ था और उसका प्रोडक्ट भी वैनिश हो गया था। पनिशमेंट भी मिलता है,
जेल भी होती है, पनिशमेंट भी मिलता है, आपकी मार्केट में जो रेपुटेशन है वो तो खैर खराब हो ही जाती है, ख़त्म ही हो जाती है, और उसके अलावा जो है आपका जो गुड्स होते हैं उनको भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। इनमें से इन्फ्रिंजमेंट कभी कभी होता है सर, जैसे हम कह रहे थे ना, हमें मालूम ही नहीं है, हमने उतार दिया, कोई पेपर लिखा, सब कुछ लिख दिया उसमें, उतार दिया एज इट इज। क्यों? हम तो क्यों नहीं कह सकते सर, बिकॉज वी आर द दुनिया का सबसे बुद्धिजीवी जिसे माना जाता है, वो एक डिग्री कॉलेज का या फिर यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, माना जाते हैं। तो हमें तो कम से कम ये एक्सक्यूज़ कि मुझे नहीं मालूम था, ये नहीं कहा जाना चाहिए अगर कभी भी हम करें। तो ये तो शायद जितना ज़्यादा जो जान, जैसे एक पता नहीं किस राजा के समय में होता था ना सर, जो जितना ज़्यादा जानकार होगा उसको उतना ज़्यादा पनिशमेंट मिलता है, तो इसमें भी ऐसा किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर मैं कहूँ कि मुझे नहीं मालूम इन्फ्रिंजमेंट में क्या होता है, मैंने ऐसे उतार दिया, मुझे मालूम ही नहीं था, मैंने डेटा शीट एटलीस्ट ले ली, मुझे मालूम ही नहीं था सर, मैं मतलब रिसर्च में आ गई हूँ, MSc कर लिया और मुझे मालूम ही नहीं है कि मुझे कितना लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए। ओके, इसलिए अब तो खैर कोर्सेज करवाए जाते हैं। नेक्स्ट वन, अगर आप अनअवेयर हो तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप अवेयर कैसे थे, ये गलती से आपका हो गया है। नेक्स्ट वन इज, ये कि सर सब गड़बड़ हो गया। अब ये मैंने शायद ये लिखा था सर कि व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ इट। आउटकम्स क्या हैं इसके? क्रिएटर डोंट बिलीव ऑन थैट, एवरीबॉडी शुड बी क्रिएटर होगा सर, ये सब गड़बड़ हो गया, इसलिए शायद बी क्रिएटर डोंट बिलीव ऑन थैट, क्रिएटर बनना चाहिए। ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है मैंने, बट ये है कि हमको IPR पे अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी अगर इस लेक्चर से। तो नाउ एक और आइडिया, अभी तक कहा जाता था कि मनी बिगेट्स मनी, पैसा पैसे को कमाता है, लेकिन मैंने वो चेंज कर दिया, मैंने कहा माइंड बिगेट्स मनी, दिमाग पैसा कमाता है तभी IPR की वैल्यू है। डिप्लॉय फैसिलिटीज़, हमको फैसिलिटीज़ डिप्लॉय करनी चाहिए, इन सब के पास सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इन्वायरमेंट, ये सब फैसिलिटी डिप्लॉय करनी चाहिए IPR को लेकर के। नेक्स्ट वन इज, अनफेयर कंपटीशन से बचना चाहिए, लेकिन जो हम सब इसके बारे में जान रहे हैं, इजी रजिस्ट्रेशन पॉलिसी जरूर होनी चाहिए। सर नेक्स्ट वन, इससे पहले वाला एक बार दिखा दीजिए, लास्ट में आपने नो एक्सक्यूज लिखा है। हाँ ये सर, ये है ऊपर वाले का, एक प्रॉपरली डिस्प्ले पेटेंट, ट्रेडमार्क, सर्विस मार्क और कॉपीराइट नोटिस विद नेम एंड ईयर। अगर ये डिसाइड हो गया कि आपने ये नोइंगली किया है, तो आपको, अगर आप ये कहते हो कि अनफेयरली ऐसा हो गया, लेकिन ये प्रूव हो गया कि आपने अनफेयरली नहीं किया है, तो उसके लिए आपको कोई एक्सक्यूज नहीं मिलेगा, फिर तो आपको जेल जाना ही पड़ेगा, पैसे आपको देने पड़ेंगे। जेल ऐसे सर 3 साल की जेल भी होती है सर, और ब्लैक लिस्टेड सर, ब्लैक लिस्टेड, इवन सब कुछ ब्लैक लिस्टेड। ओके नेक्स्ट वन इज, हाँ बैन भी हो जाते हैं सर, तो वो नॉर्म्स है सर, परसेंटेज दिए हुए हैं सर। हाँ स्टूडेंट ऐसा करता है, ये ऐसा करता है सर, वो हैं, ये तो बहुत बड़ा है सर, कभी हम इससे बात करेंगे। बिल्कुल, वो इसीलिए सर अभी जो काम शुरू हुआ है, ये बहुत बड़ा जो IPR पे सर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पे ना सर, जो अभी ये जो ओके, अब एक क्वेश्चन था सबके लिए, कुछ और भी कर सकते हैं लेकिन अब बहुत टाइम हो गया सर, इनको रहने दिया जाए। अगर कोई मुझसे ये पूछेगा, इज दिस क्वेश्चन इज राइट, हाउ कैन आई पेटेंट माई कॉपीराइटेड ट्रेडमार्क, इज इट ओके, इज इट ओके? अगर आपको लगता है कि ये नहीं है, इसका मतलब है मैं आपको कुछ बता पाई, और अगर आपको लगता है क्वेश्चन सही है, तो इसका मतलब है एक लेक्चर मुझे और लेना पड़ेगा, बिकॉज द कॉपीराइट इज टोटली डिफरेंट। कॉपीराइट फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स है, ट्रेडमार्क बिल्कुल अलग है, जो आपको ट्रेडमार्क पे मिलता है, जो ट्रेड पे मिलता है, और आपको और चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल पेटेंट है, वो टोटल डिफरेंट है। इसलिए इन तीनों चीज़ों का आप ये नहीं कह सकते, कॉपीराइट को पेटेंट तो कर ही नहीं सकते, ट्रेडमार्क तो कर ही नहीं सकते। सो अगर ये आपको समझ में आ गया कि दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग, इट मीन्स आई सक्सीडेड। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देंगे एक लेक्चर और। ओके नेक्स्ट वन सर, एक और है क्या सर? या थैंक यू है सर। ये बच्चों को कहना चाहती हूँ कि ऑलवेज वर्क स्मार्ट देन हार्ड। कभी कभी हम हार्ड वर्क बहुत करते हैं, बहुत हम कहते हैं ना, जिसको हमको काम करना चाहिए लेकिन एक मैनर में करना चाहिए और अपनी इच्छा से करना चाहिए। आजकल हमारा जो एम है कि हम पढ़ लिख गए, PhD कर ले, बेटा BTech कर लेगा, जो पढ़ाई कर लेगा बड़ा अफसर बन जाएगा, दैट्स इट। बट वो चाहता क्या है? दैट इज़ द स्मार्ट। और वो वहाँ अच्छा देता है
जहाँ वो अपनी इच्छा से करता है. सो व्हाट आई वांट टू से इज एवरीबडी शुड वर्क हार्ड, बट करना चाहिए, लेकिन दैट मस्ट बी स्मार्ट वन. हमने कहा ना बच्चों का एम है टू स्कोर द मार्क्स स्कोर करना है, लेकिन मार्क्स स्कोर करना एक आर्ट होता है. ज़रूरी नहीं है कि जो ज़्यादा इंटेलिजेंट हो या ज़्यादा लिखे या ज़्यादा पढ़े उसके नंबर ज़्यादा हैं. स्कोरिंग द मार्क इज़ द आर्ट. हाउ टू गेट इट, यू हैव टू वर्क ऑन दैट. नंबर कैसे लाने, कंपटीशन फाइट कैसे करना है, दैट इज़ अनदर आर्ट. कई बच्चे टॉपर होते हैं लेकिन कंपटीशन नहीं करते, दैट इज़ अनदर आर्ट. सो ऑलवेज वर्क शुड बी स्मार्ट वन. स्प्रेड IPR फर्स्ट. अगर स्मार्ट काम करोगे तो ऑब्वियस आइडिया आएंगे, ऑब्वियस है फिर पैसा बनाने की सोचोगे, ऑब्वियस है क्रिएटर का चाहोगे कि आपको क्रेडिट मिले, तो आपको IPR करना पड़ेगा. बिकॉज टुडेज इकोनॉमी इज द नॉलेज इकोनॉमी. अब सरस्वती लक्ष्मी को कमाती है, अब सरस्वती और लक्ष्मी का मेल होता है. इज इट? सो दिस इकोनॉमी, पहले इकोनॉमी नॉलेज बेस्ड नहीं थी, मनी बेस्ड थी. मनी बिगेट्स मनी. जिसके पास पैसा है वो पैसा इन्वेस्ट करेगा, पैसा बनाएगा. बट नाउ द नॉलेज, अगर नॉलेज है तो इकोनॉमी होगी. सो नेक्स्ट वन. ओके, फाइनली